इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज अपलोड हो रही है, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जून 2020 के क्वेश्चन पेपर की और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे हर एक ऑप्शन के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नेट का तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट से और पीएचडी एंट्रेंस का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मैंने 2 टाइम नेट क्वालिफाई किया है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल से। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ड ऑन असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मैनेजर प्रिफर टू फिनांस फॉर्म कैपिटल स्ट्रक्चर इन विच ऑर्डर एज ए पोस्टुलेटेड इन द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। ये क्वेश्चन पेकिंग ऑर्डर थ्योरी के बारे में, तो सबसे पहले जानते हैं पेकिंग ऑर्डर थ्योरी के बारे में। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी किसने दिया था? स्टीवर्ट मेयर एंड निकोलस मजलूफ ने 1984 में। यह थ्योरी क्या बोलती है कि अगर किसी कंपनी में मैनेजर को फिनांस का ज़रूरत पड़ेगा तो वो सबसे पहले कहाँ से लेगा? सबसे पहले वो कंपनी की जो रिटेन अर्निंग बची हुई है वहाँ से वो फिनांस लेगा, उसको यूज करेगा। अगर वो रिटेन अर्निंग कंपनी के पास नहीं होती है तो वो डेट का इस्तेमाल करेगा, और डेट भी नहीं होता है तो लास्ट में वो इक्विटी का यूज करेगा, यानी कि इक्विटी को सबसे लास्ट में यूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रिटेन अर्निंग एंड इंटरनल सोर्स, बी एक्सटर्नल डेट फिनांसिंग, उसके बाद तीसरा हाइब्रिड सिक्योरिटी एंड कन्वर्टेबल बॉन्ड, और डी है न्यू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले वो रिटेन अर्निंग का यूज करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए मैंडेटरी सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय ए लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर 1 है कलेक्टिव बार्गेनिंग, दूसरा है आर्बिट्रेशन, तीसरा है कॉन्सिलिएशन, चौथा है एडजुडिकेशन। इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। कॉन्सिलिएशन क्या है? इसका मतलब क्या है? ये दो पार्टी के बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों मिलकर बैठते हैं, तीसरा एक थर्ड पार्टी भी बैठता है और उसको सुलझाने की कोशिश करता है। इसमें कोई लीगल प्रोसीजर नहीं होता, ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी होता है। दूसरा है आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होता है? थर्ड पार्टी तो होता है लेकिन थर्ड पार्टी न्यूट्रल होता है, कोई और होता है, दोनों के बीच का थर्ड पार्टी नहीं होता है, और इसमें एक एग्रीमेंट बनता है। तो इसको कॉजी जुडिशियल प्रोसेस भी बोलते हैं कि आधा लीगल और आधा नॉर्मल ऐसे चलता है। तीसरा है एडजुडिकेशन। इसमें पूरा लीगल होता है, इसमें कोर्ट डिसाइड करती है, जो कमेटी बनती है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एम्प्लॉयर की तरफ से, तो वो कमेटी इसका डिसीजन लेती है डिस्प्यूट का। तो क्वेश्चन क्या था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यानी लेबर कोर्ट किस में आता है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा, एडजुडिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 सिग्मा लेवल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट रिजल्ट इन। पहला ऑप्शन है 34 डिफेक्ट्स पर 1 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, तीसरा ऑप्शन है 3.0 डिफेक्ट पर मिलियन, चौथा ऑप्शन है 3.2 डिफेक्ट्स पर मिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन। तो अब देखते हैं 6 सिग्मा किसको बोलते हैं। तो 6 सिग्मा को पॉपुलर किसने किया था? मोटोरोला ने इंट्रोड्यूस किया था इसको। इसका पर्पस था क्वालिटी को इम्प्रूव करना और कॉस्ट को रिड्यूस करना, और एरर जो होता है कंपनी में डिफेक्ट एरर, उसको बहुत ही मिनिमाइज कर देना, जीरो कर देना। मतलब इसका टारगेट था जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। इसका मेथडोलॉजी क्या है? इसका मेथडोलॉजी है डीमैक, मतलब डी से डिफाइन, एम से मेजर, ए से एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से है। चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन इन डिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ 6 सिग्मा इन स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका प्रोसेस बताना 6 सिग्मा का, जैसा कि हमने पहले भी देखा, इसका जो शॉर्टकट है कोड याद करने का, डीमैक। तो पहले डी आएगा, डी क्या है? डिफाइन ए। तो ए किस ऑप्शन में? चौथा ऑप्शन में, तो यानी आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। तीसरा ऊपर का 3 ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा। डिफाइन के बाद क्या आता है? मेजर आता है। उसके बाद क्या आता है? एनालाइज। डिफाइन, मेजर और एनालाइज यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है? इम्प्रूव और इस्टेब्लिश। यहाँ पर लास्ट में कंट्रोल है, यहाँ पर इस्टेब्लिश है, दोनों लगभग सेम ही हुआ। इसका आंसर लास्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ 20,000 यूनिट्स एनुअली एट ए प्राइस ऑफ 12 पर यूनिट पर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन व्हेन द कॉस्ट पर ऑर्डर इज 2,000 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। तो ईओक्यू क्या होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाई इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट।
तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का दाम कितना है 12 रुपीज़ और उसका कैरिंग कॉस्ट क्या है 25%। तो यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगा 12 का 25%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5164। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या, जिसको हम खुद कलेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, नया डेटा जिसको बोलते हैं कलेक्ट करते हैं लेटेस्ट। तो इंटरव्यू हम लोग खुद कलेक्ट करते हैं, सामने से लेटेस्ट डेटा लेते हैं, करंट डेटा होता है वो। क्वेश्चनेयर भी वैसा ही है, डेल्फी मेथड भी वैसा ही है, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है वो पहले से डेटा अवेलेबल रहता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी डेटा कलेक्शन कौन नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन यूज ऑफ ए रिग्रेशन लाइन इज, पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन इफ एनी एक्स वैल्यूज आर आउटलायर। दूसरा ऑप्शन है टू डिटरमाइन इफ एनी वाई वैल्यूज आर आउटलायर्स। तीसरा ऑप्शन है टू डिटरमाइन इफ ए चेंज इन एक्स काउज ए चेंज इन वाई। चौथा ऑप्शन है टू एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, टू एस्टिमेट द चेंज इन वाई फॉर वन यूनिट चेंज इन एक्स। रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स में चेंज करने पर वाई में क्या बदलाव आता है वो हम लोग चेक करते हैं। इसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे इसको गाल्टन ने दिया था 1877 में। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज आता है उसको हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में। इसका फार्मूला क्या है, y = a + bx, यानी x क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट, x में जो भी चेंज आएगा उसका असर y पे पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज इन देयर ओरिजिन। यहाँ पर मैनेजमेंट थ्योरीज दिया हुआ है, उसका सीक्वेंस लगाना है, कौन पहले आया उसके बाद कौन उसके बाद कौन। तो पहला ऑप्शन है बर्टलनफी सिस्टम थ्योरी, दूसरा है एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी, तीसरा है मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी, चौथा F.W. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और पांचवा है E. हेनरी फॉयल का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी। तो सबसे पहले कौन आया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था। तो डी पहले आएगा, तो डी पहले किस में है, चौथा ऑप्शन में है। तो ऑटोमेटिक पहला 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है और हमारा आंसर चौथा आ जाता है। अगला देख लेते हैं, इसमें भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद कौन सा थ्योरी आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि फॉयल ने दिया था 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल। उसके बाद कौन आया था, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। उसके बाद आया था एल्टन मायो का ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट थ्योरी। लास्ट में वो सिस्टम थ्योरी आया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटीग्रल डायमेंशन ऑफ ए फर्म क्रेडिट पॉलिसी। तो क्रेडिट पॉलिसी में कौन कौन सा चीज़ आता है इसमें देखेंगे। पहला ऑप्शन है क्रेडिट स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट अप्रेजल, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट पीरियड, चौथा ऑप्शन है कैश डिस्काउंट और पांचवा है कलेक्शन पॉलिसी। इसमें सब आता है, सिर्फ बी नंबर क्रेडिट अप्रेजल नहीं आता है। तो क्रेडिट पॉलिसी क्या है, तो क्रेडिट जो कस्टमर को हम लोग देते हैं उसका रूल रेगुलेशन हम लोग खुद बनाते हैं। कंपनी, हर कंपनी की अपनी अपनी क्रेडिट पॉलिसी होती है, जो उसका रूल रेगुलेशन होता है, किस तरह क्रेडिट देना है, कितने दिन में रिटर्न चाहिए, कितना डिस्काउंट या कितना एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे, वो सारी चीज़ पॉलिसी में आता है, उसको क्रेडिट पॉलिसी बोलते हैं। क्रेडिट पॉलिसी के अंदर क्या क्या आता है, क्रेडिट स्टैंडर्ड, दूसरा है क्रेडिट पीरियड, तीसरा है कैश डिस्काउंट और कलेक्शन प्रोग्राम। क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या है, कस्टमर की कैपेसिटी के हिसाब से उसको क्रेडिट देते हैं कि वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, कितने का ऑर्डर ले रहा है, कितना उसका ट्रांजेक्शन रेगुलर बेस पे होता है। अगर रेगुलर कस्टमर रेगुलर दे देता है तो उसको हम लोग जल्दी क्रेडिट देते हैं। जो कभी कभी देता है उसका ट्रांजेक्शन उतना है नहीं ज़्यादा, तो उसको हम लोग क्रेडिट जल्दी नहीं देते हैं। तो यही आता है क्रेडिट स्टैंडर्ड में। क्रेडिट पीरियड क्या है, क्रेडिट पीरियड में हम लोग उसको टाइम देते हैं कि ये तुमको 30 दिन में वापस करना या 60 डेज में वापस करना है पैसा। कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट क्या इम्प्लीकेशन करते हैं कि उसको अगर कैश में लेता है तो उसको कैश डिस्काउंट देंगे, अगर क्रेडिट में नहीं लेता है तो इससे क्या होता है कि हम लोग क्रेडिट से बच जाते हैं। लोग कैश में ही खरीद लेते हैं हमारा प्रोडक्ट डिस्काउंट के चक्कर में, या फिर अगर कोई क्रेडिट लिया तो उसको एक टारगेट देते हैं कि अगर तुम इतना ही दिन में क्रेडिट वापस कर देते हो तो तुमको इतना डिस्काउंट मिलेगा। कलेक्शन प्रोग्राम, कलेक्शन प्रोग्राम में क्या आता है, जब हमने क्रेडिट दे दिया तो फिर उसको रिटर्न कैसे चाहिए, तो उसके लिए हम लोग रेगुलर बेस पे कस्टमर को रिमाइंडर भेजते हैं कि हाँ तुम्हारा ये डेट पूरा हो गया, आपको क्रेडिट वापस करना या आपका इतना पैसा देने का टाइम आ गया है। उसको ड्यू डेट याद दिलाते हैं कि इतना तारीख तक तुमने वादा किया था, अब पैसा देने का टाइम आ गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन पॉलिसी,
कलेक्शन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टाइम पे पेमेंट हमें मिल जाए, उसके बाद जो भी फंड मार्केट में फंसा हुआ है वो निकल जाना चाहिए और बैड डेब्ट से बच जाएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है अरेंज इन सीक्वेंस इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंस्ट्रक्ट एंड प्रिंसिपल इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेसिडेंस। पहला है कंजर्वेटिज्म, दूसरा है फुल डिस्क्लोजर, तीसरा है सेपरेट एंटिटी एंड गोइंग कंसर्न, चौथा है मैचिंग प्रिंसिपल, पांचवा है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इसको देखते हैं। गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न के हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि जो भी कंपनी बनती है वो 1 या 2 साल के लिए नहीं बनती, वो परमानेंट बनती है, हमेशा चलती रहेगी। ये मान के नहीं चलते हैं कि 1 साल 2 साल में कंपनी ख़त्म हो जाएगी। ये अनलिमिटेड टाइम के लिए कंपनी बनती है। दूसरा है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी एजम्पशन मतलब है ये है कि अगर कोई भी रूल हम लोग अकाउंटिंग का जो बहुत सारा रूल है, कोई भी रूल एक बार फॉलो किए हैं तो उसी रूल के हिसाब से हम लोग को अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ता है। और जो भी कंपनी किसी रूल को एक्सेप्ट करती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो उसी को हमेशा लेके चलना होगा। ऐसा ना हो कि 1 साल ये रूल फॉलो किए, दूसरे साल अलग रूल फॉलो किए। इससे क्या होता है, उसको इवेल्युएशन में प्रॉब्लम होती है। तीसरा है एक्यूरल एजम्पशन। एक्यूरल एजम्पशन में क्या करते हैं, जब सेटलमेंट होता है उस टाइम में हम लोग इसको एंट्री नहीं लेते हैं। जब पक्का ट्रांजेक्शन हो जाता है, जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग इसका एंट्री लेते हैं। जब सेटलमेंट होता है उस टाइम एंट्री नहीं करते हैं। चौथा है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी। इसके हिसाब से क्या है कि कंपनी अलग चीज़ है, पर्सन अलग चीज़ है। ऑनर एक अलग हो गया, कंपनी अलग हो गया। तो कंपनी को एक इंडिविजुअल एंटिटी के रूप में हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। जो भी टैक्स हुआ या उसका कंपनी का इनकम हुआ है वो कंपनी का इनकम हुआ, ना कि ऑनर का इनकम हुआ। इस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं कि जब भी रेवेन्यू हमारा आया, मतलब जब भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो ही हम उसको अमाउंट को एंट्री करते हैं, न तो उसको एंट्री नहीं करते हैं। कंजर्वेटिज्म में क्या है? कंजर्वेटिज्म में क्या है कि हम फ्यूचर लॉस को कंसीडर करते हैं लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते हैं। जब प्रॉफिट कंप्लीट हो जाता है या प्रॉफिट हो गया तभी उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई लॉस होने वाला है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर में क्या है कि हम लोग को फुल डिस्क्लोजर करना हुआ कंपनी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सेटलमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सबको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट में क्या करते हैं हम लोग, मैच करते हैं जो भी एक्सपेंसेज है हमारे और जो भी गेन है, जो भी रेवेन्यू आया, जो भी कैश रिसीव हुआ या जो कैश पेड हुआ, सबको हम लोग मैच करते हैं अकाउंट में। अगला है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। एक अकाउंटिंग पीरियड हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे हम लोग के इंडिया में होता है कि अप्रैल से लेकर मार्च तक, वो एक अकाउंटिंग पीरियड लोग फॉलो करते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या आता है, जो भी हम लोग एसेट खरीदते हैं या जो भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो एक हम लोग जो अमाउंट पेड करते हैं वो उसको हम लोग कॉस्ट में एंट्री करते हैं। डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे डेबिट और क्रेडिट हम लोग यूज करते हैं अकाउंट में, वो डुअल कॉन्सेप्ट हो गया। वेरीफिएबल ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट। वेरीफिएबल मतलब जो भी हम लोग अमाउंट एंट्री करते हैं अकाउंट में उसको वेरीफाई करने के लिए सपोर्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे बिल हो गया, जैसे डेबिट क्रेडिट हम लोग करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए बिल रसीद जो भी होता है उसको सपोर्ट में होना चाहिए कि ये उसका बिल है या रसीद है, यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ था, इसका डॉक्यूमेंट कैश मेमो होना चाहिए। तो इसका प्रोसेस इन्होंने पूछा था, तो इसका प्रोसेस नेट के आंसर की के हिसाब से सेकंड है। पहले सेपरेट एंटिटी होगा, उसके बाद कंजर्वेटिज्म, उसके बाद रिवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग प्रिंसिपल होगा और फुल डिस्क्लोजर लास्ट में होगा। अगला क्वेश्चन है द MSMED एक्ट टू कवर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन जून 2006, जून 2005, जून 2007, अगस्त 2008। इसका आंसर होगा जून 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर इज कैरेक्टराइज्ड बाई। पहला है प्रोडक्ट आर लो रिस्क बट द इन्वॉल्वमेंट लेवल इज हाई। दूसरा है व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड इज लो। तीसरा है व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज लो एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस एमंग ब्रांड इज हाई। चौथा है व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस एमंग ब्रांड इज हाई। तो इसका आंसर जो है चौथा हो जाएगा, लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई भी होगा और सिग्निफिकेंट डिफरेंस एमंग ब्रांड इज हाई। इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर में कस्टमर जो हाईली इन्वॉल्व होता है सामान परचेज करने के लिए और डिफरेंस भी बहुत होता है ब्रांड के बीच,
इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ब्रांड भी बहुत डिफरेंस है और उसको बाय भी करना है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे हम लोग घर खरीदते हैं तो घर हमेशा के लिए खरीदते हैं, हर साल या हर महीने तो खरीदते नहीं, तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम लोग बहुत डिसाइड करते हैं, बहुत कंपेयर करते हैं। और जैसे पर्सनल कंप्यूटर अगर खरीदते हैं या फोन, मोबाइल फ़ोन ही खरीदते हैं तो इतने सारे ब्रांड आ गए हैं कि हम लोग बहुत डिसाइड नहीं कर पाते कौन सा ब्रांड ले, क्योंकि बहुत ब्रांड आ गए हैं। दूसरा है डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या है, जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऐसा हम लोग को शक होता है मन में कि दूसरा प्रोडक्ट इससे अच्छा हो सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने लगते हैं, खुद को जस्टिफाइड करने लगते हैं, नहीं वो प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं था, ये उससे थोड़ा बेटर जो हमने खरीदा था। तीसरा हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में क्या है, जो हम लोग रेगुलर सामान खरीदते हैं उसमें ज़्यादा हम लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कस्टमर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता रेगुलर बेस पे। वो सामान का जैसे घर का नॉर्मल सामान होगा, घर के यूज का सामान, जैसे किराने दुकान का सामान हो गया, तो वो रेगुलर खरीदते हैं, हैबिचुअल हैं, तो उसमें ज़्यादा ब्रांड के बारे में हम लोग सोचते नहीं हैं। अगला है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इसमें क्या है कि ब्रांड में डिफरेंस बहुत है, बहुत सारे ब्रांड है और कंज्यूमर क्या है वो बोर हो जाता है ब्रांड यूज करते करते, तो तुरंत वो स्विच कर जाता है। ब्रांड स्विच करने में उसको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो वैरायटी भी उसको मिल जाता है और ब्रांड स्विच कर जाता है। जिसमें ब्रेकफास्ट हो गया या सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कभी आपने पेप्सी पी ली, कभी आपने थम्स अप पी लिया, तो इस तरह से कभी कोको कोला पी लिया, तो वो वैरायटी हो गया आपको और चेंज करने से आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो इस तरह से वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर होता है। तो इसमें क्या चौथा ऑप्शन सही है, व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ब्रांड इज हाई। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। तीसरा ऑप्शन क्या था, व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज लो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग ब्रांड इज हाई। तो ये क्या है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। इन्वॉल्वमेंट उतना है नहीं लेकिन डिफरेंस बहुत है ब्रांड में, तो लोग क्या करते हैं, ब्रांड स्विच कर जाते हैं थोड़ा वैरायटी के लिए। दूसरा ऑप्शन था व्हेन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज हाई एंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड इज लो। ब्रांड का डिफरेंस कम था लेकिन इन्वॉल्वमेंट हाई था, उसको डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। क्योंकि सेम सेम ब्रांड रहता है तो आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो वाला अच्छा था कि ये वाला अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए फर्म्स करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी आर 1600 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली, हाउ मच कैन इट बोरो ए शॉर्ट टर्म बेसिस विदाउट रिड्यूसिंग द करेंट रेशियो बिलो 1.25। तो इसमें क्या हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमने एक्स अमाउंट बोरो करना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, एसेट इंटू लाइबिलिटी, एसेट बाई लाइबिलिटी होता है। तो अगर हम लोग कोई भी अमाउंट बोरो करेंगे तो एसेट भी बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। तो 1600 प्लस एक्स बाई 1000 प्लस एक्स इक्वल टू इसका रेशियो 1.25 होना चाहिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर जो हो जाएगा 1400, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा सेट एजम्पन्स आर, पहला ऑप्शन है द क्लास इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड, द विड्थ ऑफ इच क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, द मिड वैल्यू ऑफ इच क्लास इंटरवल मस्ट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यू इन दैट क्लास, ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डी किस में है, 4 में, तो ये नहीं होगा। और पहला ऑप्शन देखते हैं द क्लास इंटरवल मस्ट बी क्लोज, हाँ ये होना चाहिए। दूसरा है द विड्थ ऑफ इच क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, ये भी होना चाहिए, यानी ए बी दोनों होना। सी देखते हैं द मिड वैल्यू ऑफ इच क्लास इंटरवल मस्ट रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज इन दैट क्लास, ये भी होगा, यानी ए बी और सी इसका सही हो आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन इन कम्युनिकेशन आर कॉल्ड, यानी कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम क्या होता है, वो सिमेंटिक प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेजेज ऑफ ए टर्न अराउंड प्रोसेस आर रीअलाइनमेंट, रिट्रेचमेंट, रिकवरी। दूसरा ऑप्शन है रीअलाइनमेंट, स्टेबलाइज, रिकवरी। तीसरा है रीएसेस, स्टेबलाइज, सर्वाइवल। चौथा है रीएसेस, रिट्रेचमेंट और सर्वाइवल। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही होगा। द टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी के बारे में देखते हैं। यह एक रिट्रेचमेंट स्टडी है, जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं उसको टर्न अराउंड का मतलब सेंस ही समझिए कि वो पीछे कोई भी डिसीजन को बैक कर लेना, यानी इसको डिसीजन से पीछे हट जाना, या कोई डिसीजन ले लिया तो लगता है कि वो गलत डिसीजन हो गया तो उसको बैक आ जाना, टर्न अराउंड कर लेना। अगला क्वेश्चन है डिसरप्टिव इनोवेशन इन बिजनेस आर दोज। क्या है डिसरप्टिव इनोवेशन, ये क्या करता है, क्रिएट ए न्यू मार्केट बाय ऑफरिंग वैल्यू प्रोडक्ट,
और ये इन्वॉल्व ऑफन न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस, ये न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू बिजनेस में इन्वॉल्व होता है और मार्केट को वैल्यू प्रदान करता है। तीसरा क्या है, डिस्प्लेस इस्टेब्लिश मार्केट लीडिंग फॉर्म प्रोडक्ट एंड अलायंस, ये तीनों सही है, इसका आंसर ऑल द अबव होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंज्यूमर पास थ्रू 5 स्ट्रेटेजी विद एवरी परचेज अरेंज द स्टेज मेंशन बिलो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज। ये क्या है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का जो प्रोसेस है, बाइंग प्रोसेस है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये पहला है इंफॉर्मेशन सर्च, दूसरा इवेल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, तीसरा है पोस्ट परचेज बिहेवियर, नीड रिकॉग्निशन एंड परचेज डिसीजन। तो पहले क्या है, नीड रिकॉग्निशन होगा यानी डी ऑप्शन होगा, तो यानी डी होगा तो पहला और दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा खुद, यानी तीसरा और चौथे में से कोई एक ऑप्शन हम लोग का सही है। तो नीड रिकॉग्निशन के बाद क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, तो डी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, यानी डी के बाद ए किसमें, तीसरा ऑप्शन में है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद क्या होगा, इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, उसके बाद इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, यानी जो भी अल्टरनेटिव हम इन्फॉर्मेशन सर्च करके देखेंगे उसको इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद क्या है, परचेज डिसीजन करेंगे, परचेज करेंगे, उसके बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसको डिटेल में देखते हैं। नीड रिकॉग्निशन यानी मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल फ़ोन, आपको एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, नीड हुआ, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन सर्च किया कि कौन कौन से फ़ोन मार्केट में आपको क्या क्या चाहिए, उसमें कैमरा कैसा है, उसका रैम कैसा है, बहुत सारी चीज़, प्रोसेसर कैसा है, आपने सर्च किया। उसके बाद अल्टरनेटिव आपने निकाला कि ये 2-3 फ़ोन है हमारे काम का, आपने बजट के हिसाब से। उसके बाद आपने क्या किया, इवेल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, आपने इवेल्युएट किया तीनों चारों फ़ोन को, ये इसका रेट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और बाकी का एनालाइज किया कि कौन सा हमें रेट भी कम पड़े और फंक्शन भी उसका अच्छा मिले। उसके बाद आपने क्या किया, परचेज कर लिया, उसको परचेज कर लिया, आपने परचेज डिसीजन कर लिया। परचेज करने के बाद क्या है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। परचेज करने के बाद आप जब यूज करेंगे उसको तो उसका फीडबैक देंगे कि ये फ़ोन अच्छा है या ख़राब है, सही चल रहा है, या फिर उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप जाएंगे फिर सर्विस सेंटर उसको बनवाने। ये सारा चीज़ आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्म द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड आउट द इफिशियंसी रेशियो ऑफ द फार्म ऑपरेशंस। एंड इफिशियंसी रेशियो निकालना है। इसका बजट प्रोडक्शन क्या है, 880 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है, 750 यूनिट स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट, 10 आवर, एक्चुअल वर्किंग आवर 6000। इससे क्या होगा, इफिशियंसी रेशियो क्या होगा, 750 इंटू 10 बाई 6000 इंटू 100, 125%। जब फार्मूला, इसी फार्मूले पर इसको पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काउज कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग ऑफ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर एनपीवी एंड आईआरआर क्राइटेरिया, यानी एनपीवी और आईआरआर में किस वजह से कन्फ्लिक्ट होता है। मतलब क्या, मतलब कि कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको हम लोग एनपीवी मेथड से बजटिंग निकालते हैं और आईआरआर से, तो दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट को बताता है। तो ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि किसको सेलेक्ट करें। तो अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो तो हम लोग को हमेशा एनपीवी ही सेलेक्ट करना चाहिए। तो किस वजह से होता है, कैश फ्लो पैटर्न डिस्पैरिटी, हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट का कैश फ्लो डिफरेंट हो तो एनपीवी में डिफरेंट बता रहा हो और आईआरआर में डिफरेंट। इन्वेस्टमेंट साइज पे भी डिपेंड करता है और इन्वेस्टमेंट लाइफ डिस्पैरिटी पे भी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसमें नहीं आता है। इसका ये डिटेल है, यहाँ पर देख सकते हैं। काउज ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर, द अंडरलाइंग काउज ऑफ एनपीवी एंड आईआरआर कॉन्फ्लिक्ट इन द नेचर ऑफ कैश फ्लो, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट इन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट, द साइंस ऑफ साइकोग्राफी इज यूज्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड सेगमेंटिंग द कंज्यूमर। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि साइकोग्राफिक सेगमेंट कैसे करते हैं हम लोग, जो कंज्यूमर का साइकोलॉजी है वो कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उस हिसाब से हम लोग सेगमेंट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सेगमेंटिंग कंज्यूमर बेस्ड ऑन साइकोग्राफिक रेस्ट ऑन आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर स्टेट ऑफ माइंड एंड हेंस हेल्प इन पीसिंग टुगेदर विद द मोर इंसाइसिव प्रोफाइल ऑफ द टारगेट कंज्यूमर। इसमें क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं डेमोग्राफिक में क्या आता है, आपका एज आ गया, जेंडर आ गया, आप क्या करते हैं, इनकम लेवल ऑफ एजुकेशन, रिलीजन, सारा चीज़ डेमोग्राफिक में आ गया जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। साइकोग्राफिक में क्या आता है, ये पर्सनालिटी को फोकस करता है। पर्सनालिटी, इसका हॉबी क्या है कंज्यूमर का, लाइफ गोल क्या है, वैल्यू, उसका बिलीव क्या है, वो सोचता कैसे, उसका रहने का स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, ये सब साइकोग्राफिक में आ जाता है।
जियोग्राफिक में तो आप समझते ही हैं, कंट्री, रीजन और सिटी या एरिया किस गांव से है, ये सब आता है। अब बिहेवियर में क्या होता है, उसका हैबिट, उसका हैबिट क्या है, उसका काम का हैबिट क्या है, परचेजिंग हैबिट, ब्राउजिंग हैबिट, इंटरेक्शन विद द ब्रांड, लॉयल्टी टू ब्रांड, ये सारा चीज़ बिहेवियर में आता है। उसको पूरे बिहेवियर के हिसाब से इसमें सेगमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग है। पहले लिस्ट में कंज्यूमर क्लिनिक्स, मार्केट एक्सपेरिमेंट, वर्चुअल शॉपिंग, वर्चुअल मैनेजमेंट। लिस्ट 2 में पहला है कंज्यूमर शॉप ऑन द स्टोर सिमुलेटेड ऑन द कंज्यूमर स्क्रीन बाय टचिंग प्रोडक्ट इमेज ऑन स्क्रीन एंड परचेजिंग इट बाय टचिंग द पिक्चर ऑफ ए शॉपिंग कार्ट। ये किसके बारे में बात कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग इसमें क्या है, यहाँ पर वर्चुअल शॉपिंग जो होगा वो आ जाएगा। तो सी का वन किसमें है, 1 और 2 ऑप्शन में है, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया, यानी पहले और दूसरे ऑप्शन में ही हमारा आंसर छिपा है। दूसरा देखते हैं, इट इज़ द सिमुलेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग कंप्यूटर मॉडल बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू एसेस द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजियल डिसीजन। तो इसमें क्या है, मैनेजियल डिसीजन लेते हैं कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करके, तो यानी वर्चुअल मैनेजमेंट, यानी डी का 2 हो जाएगा दूसरा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाता है। तो बाकी भी देख लेते हैं। दीज आर कंडक्टेड इन द एक्चुअल मार्केट प्लेस विद सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक टू रिकॉर्ड कंज्यूमर रिस्पॉन्स कंसिक्वेंट टू गिव चेंजेस इन डिमांड डिटर्मिनेंट्स, यानी मार्केट एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्चुअल मार्केट प्लेस में, सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक टू रिकॉर्ड कंज्यूमर रिस्पॉन्स, यानी यह मार्केट एक्सपेरिमेंट हो गया। बाकी जो बचा क्या, दीज आर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन विच द पार्टिसिपेंट आर गिवन ए सम ऑफ मनी एंड आस्क्ड टू स्पेंड इट सिमुलेटेड स्टोर, यानी फेक मार्केट बनाया जाता है और कंज्यूमर को अपनी तरफ से पैसे देते हैं और कहते हैं जाके स्पेंड करो, और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर क्लिनिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर द कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग द फॉलोइंग मेथड अप्रोच आर कॉमनली यूज्ड। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पर अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्ट प्राइसिंग यानी फुल कॉस्ट प्राइसिंग, और आखिरी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग। यहाँ पर ऊपर के 3 ऑप्शन को देखते हैं तो तीनों में कॉस्ट वर्ड का यूज हुआ है, तो अगर थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और सी। इन तीनों में कॉस्ट बेस्ड पे हम लोग प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, तो ए, बी, सी इसका सही हो जाएगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट में क्या होता है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाने में जो हमारा कॉस्ट लगता है, तो उस कॉस्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं प्राइस सेटअप करने के लिए। मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है, जो कॉस्ट है प्रोडक्ट का उसमें कुछ परसेंटेज हम लोग ऐड करके उसको प्राइस डिसाइड करते हैं। अब्जॉर्प्शन प्राइसिंग क्या है, इसमें क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट तो लेते ही हैं लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट का कुछ प्रोपोर्शनल ऐड कर देते हैं ताकि फिक्स्ड कॉस्ट जो हमारा लगा धीरे धीरे वो भी हमारा वापस आ जाए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, जो भी हम चाहते हैं कि हमारा इतना दिन में इतना पैसा रिटर्न आना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देते हैं पर प्रोडक्ट पर और उसका प्राइस सेट कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी द लियोंटी पैराडॉक्स पार्टेन, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, हेक्सचर-ओलिन थ्योरी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्सचर-ओलिन थ्योरी में उसका लिमिटेशन के तौर पे ये लियोंटी पैराडॉक्स आया था। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कब आया था, 1776 में, और इसको एडम स्मिथ ने दिया था। इसको वेल्थ ऑफ द नेशन भी बोलते हैं इस थ्योरी को। एब्सोल्यूट एडवांटेज देयर वे कंट्री प्रोड्यूस गुड्स विद लेस लेबर कॉस्ट, यानी कोई भी कंट्री कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेगी जिसमें लेबर कॉस्ट बहुत ही कम हो। ये किसका कहना था, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में एडम स्मिथ का। कॉम्पेटिटिव एडवांटेज थ्योरी 1870 में डेविड रिकार्डो ने दिया था। इसके हिसाब से क्या, ए पर्सन और कंट्री विल स्पेशलाइज इन डूइंग व्हाट दे डू रिलेटिव बेटर, यानी क्या हम अच्छे से बेटर कर सकते हैं वो हम बनाएंगे। ए कंट्री हैज कंपेरेटिव एडवांटेज प्रोड्यूसिंग गुड्स इफ ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स इज लोअर एट होम देन इन अदर कंट्री। मतलब किसी प्रोडक्ट को बनाने में अगर अपने कंट्री में ज़्यादा खर्च आता है और बाहर की कंट्री में कम खर्च आता तो उस प्रोडक्ट को हम लोग नहीं बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में बनाएंगे। लेकिन खुद के कंट्री में जो प्रोडक्ट बनाने में खर्च कम आएगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। ये था कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। हेक्सचर-ओलिन थ्योरी क्या बोलता है, इसको 2 फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, मतलब 2 फैक्टर इसमें है, लेबर और कैपिटल। तो लेबर
जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में है, तो इन्होंने कहा कि जिसके पास लेबर ज़्यादा है वो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाए, उनके लिए फ़ायदा होगा, और जिसके पास कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना सकता है। तो इसका लिमिटेशन दिया था लियोन्टिफ ने, तो इसको लियोन्टिफ पैराडॉक्स बोलते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी जो है लेबर इंटेंसिव गुड्स बहुत बनाता है, और इंडिया कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बना सकता है, कोई और भी कंट्री कुछ भी बना सकती है। मैच द फॉलोइंग है। पहला है वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू प्रोटेक्शन, एसेट प्राइसिंग, प्राइसिंग डिस्कवरी। लिस्ट 2 में ऑप्शन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑप्शन एंड फ्यूचर, मर्जर एक्विजिशन, CAPM एंड APT। CAPM क्या है? एसेट प्राइसिंग मॉडल। यहाँ पर ऑप्शन अगर गौर से देखें आप नाम, तो लिस्ट ए में एसेट प्राइसिंग है, तो सी का क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। सी का 4 ऑप्शन किसमें? पहला में है, बाकी 3 ऑप्शन में नहीं है, यानी बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, यानी इसका आंसर पहला होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें बाकी और भी देख लेते हैं। वैल्यू क्रिएशन क्या है? मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्जर एक्विजिशन क्या होता है? जब वो दो कंपनी एक साथ मिल जाती है, या एक साथ मिलकर तीसरी कंपनी फॉर्म होती है, या फिर दोनों अलग अलग चलती नहीं, एक साथ मिल जाती है। इससे क्या होता है? वैल्यू उसका बढ़ता है, इफिशियंसी बढ़ती है। तो इसको क्या करते हैं? वैल्यू क्रिएशन होता है इसमें। उसको क्या है? वैल्यू प्रोटेक्शन। वैल्यू प्रोटेक्शन क्या? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर फ्यूचर में अगर हमें कुछ आने वाला है पैसा, उसको अगर हम पहले ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि वैल्यू हमारा हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पैसे का वैल्यू धीरे धीरे कम होता है। तीसरा हमने देख लिया एसेट प्राइसिंग क्या होगा? CAPM और APT। और आखिरी है प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी में क्या है? ऑप्शन एंड फ्यूचर में। ऑप्शन एंड फ्यूचर में हम लोग प्राइस डिस्कवर कैसे करते हैं कि पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, या इसका शेयर खरीदेंगे, जो भी उसका बॉन्ड होता है उसको खरीदेंगे। ये प्राइस डिस्कवरी हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। ए ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटेजी रेफर टू, पहला ऑप्शन है एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू न्यू फॉर्म ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी। दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू ए न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट इन ए न्यू कैटेगरी। तीसरा है कमिंग आउट विद डिफरेंट ब्रांड इन ए गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी। चौथा है ऑल द अबव। इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा, एक्सटेंडिंग एन एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम टू ए न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट इन ए न्यू कैटेगरी। इसको मैट्रिक्स के जरिए समझते हैं। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी है, एक तरफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी और दूसरी तरफ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी है। और इधर देख सकते हैं हम लेफ्ट साइड में ब्रांड नेम है न्यू और एग्जिस्टिंग। तो अगर एग्जिस्टिंग ब्रांड होगा और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन होगा। अगर न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी होगा और एग्जिस्टिंग ब्रांड होगा तो ब्रांड एक्सटेंशन होगा। इसी का क्वेश्चन हमें पूछा गया था। अगर न्यू ब्रांड होगा और प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होगा तो मल्टी ब्रांड हो जाएगा, क्योंकि ब्रांड चेंज हो गया। अगर न्यू प्रोडक्ट होगा और ब्रांड में न्यू होगा तो फिर न्यू ब्रांड हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, मैच द फॉलोइंग में। ए में दिया हुआ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, बी में है 110, सी में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 और डी में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24। इसका मैच द फॉलोइंग है दूसरी तरफ दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। दूसरा ऑप्शन में है अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, और लास्ट है कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी ए का 2, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 में क्या दिया हुआ है? कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और सी में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, इसमें क्या दिया हुआ? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। और डी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, इसका जो है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर टू बी फिल्ड फॉर कस्टम क्लियरेंस ऑफ गुड्स। पहला ऑप्शन है शिपिंग बिल, दूसरा है एयरवे बिल, और तीसरा है इनवॉइस, चौथा है पैकिंग लिस्ट, और पांचवा है मैरिन इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका आंसर हो जाएगा ABCD, यानी शिपिंग बिल, एयरवे बिल, इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर लॉ वाज रिलेटेड टू वर्किंग आवर कंडीशन फॉर सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट। पहला ऑप्शन है द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, दूसरा ऑप्शन है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, तीसरा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और माइन एक्ट 1952। जो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट है इसमें वर्किंग आवर तो होगा नहीं, क्योंकि ये वेजेज से रिलेटेड, इसमें सैलरी से रिलेटेड रूल रेगुलेशन होगा। तो
तो ए तो हमारा होगा नहीं, तो यानी पहला और दूसरा ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा बी, तो बी क्या, द ट्रेड यूनियन एक्ट। ट्रेड यूनियन एक्ट में क्या है, ट्रेड यूनियन के बारे में डिसाइड किया जाता है, जो भी हो कलेक्टिव बार्गेनिंग या उनके बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में होगा उसमें। लेकिन वर्किंग आवर के बारे में किस में होगा, फैक्ट्रीज एक्ट में और माइन एक्ट में, यानी सी और डी आंसर होगा इसका, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज पीपुल विद कंप्लीमेंट्री स्किल कमिटेड टू ए कॉमन पर्पस, कॉमन परफॉर्मेंस गोल एंड ए अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल। इसका आंसर हो जाएगा टीम। टीम क्या होता है, उसका कॉमन गोल होता है और साथ मिलकर एक गोल के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल, फाइनल गुड्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन टू मीट कंज्यूमर रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रॉफिट नोन एज। पहला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दूसरा है मार्केटिंग लॉजिस्टिक, तीसरा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा है सेलिंग मैनेजमेंट। इसका जो आंसर हो जाएगा मार्केटिंग लॉजिस्टिक और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बी और सी, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस इन ए बिजनेस प्लान कैन बी एग्जीक्यूटिव समरी, डिटेल अबाउट द एंटरप्रेन्योर, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल्स, फिनेंशियल डिटेल्स, ह्यूमन रिसोर्स डिटेल्स। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी बी सी ई डी ए। यानी बी कौन सा है, डिटेल अबाउट एंटरप्रेन्योर, यानी सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का डिटेल होगा, उसके बाद मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक डिटेल होगा, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिटेल होगा और फिनेंशियल डिटेल, लास्ट में क्या होगा, उसका समरी होगा। ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से। लिस्ट 1 में है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, और लिस्ट 2 में है क्लिक एंड मोटर कंपनी, डिसइंटरमीडिएशन, तीसरा EDLP और चौथा ब्रांड। यानी ए का कौन सा ऑप्शन होगा, प्रोडक्ट का, वो ब्रांड हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा ब्रांडेड होता है या प्रोडक्ट का कुछ ब्रांड होता है, प्राइस या प्लेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 कौन से ऑप्शन में, तीसरा में, बाकी किसी में नहीं है। तो इस तरह से हम बाकी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे, और हमारा आंसर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। प्राइस क्या है, प्राइस क्या होगा, EDLP होगा, यानी एवरीडे लो प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। प्लेस का क्या होगा, डिसइंटरमीडिएशन, और प्रमोशन का क्या होगा, क्लिक एंड मोटर कंपनी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग HR डिसीजन कैन बी इन्फ्लुएंस बाई HR एनालिटिक्स। ए है HR प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, हायरिंग, परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन रिवार्ड। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें सब आंसर हो जाएगा इसका, यानी HR प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, हायरिंग, परफॉर्मेंस एंड कंपनसेशन एंड रिवार्ड, यानी सब इसमें HR डिसीजन में आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ए सोशल इंटरप्राइज कंसर्न विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग मार्केट शेयर, प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस, रनिंग ए बिजनेस टू क्रिएट सोशल बेनिफिट और टू मैक्सिमाइज इंप्रूवमेंट इन ए फिनेंशियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल वेलबींग। सोशल इंटरप्राइज का क्या मकसद होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होगा नहीं, तो जिसमें ए है वो एलिमिनेट हो जाएगा, पहला और चौथा एलिमिनेट हो गया, यानी दूसरा और तीसरा में कोई ऑप्शन सही है। तो DE दोनों में, यानी सी देखते हैं प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विस तो सभी लोग प्रोवाइड करते हैं, तो D और E सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर द पॉलिसी पीरियड। इन करंट पूछा है, करंट अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021। जब ये क्वेश्चन आया था 2020 में आया था, तो उस टाइम करंट क्या होगा, जिसमें 2020 हो या फिर 1-2 साल आगे पीछे हो, तो इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है 2015 से 2020 तक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर को क्या अवॉइड करना चाहिए, तो ए है एस्टेब्लिश एन ईजी एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप, एनालाइज कैरियर एंड इंटरेस्ट टू रिवील स्ट्रेंथ, वीकनेस, पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आस्क लीडिंग क्वेश्चन, प्लंग टू क्विकली इनटू डिमांडिंग क्वेश्चन, इनकरेज द कैंडिडेट टू टॉक। इसका आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी आस्क लीडिंग क्वेश्चन इसको अवॉइड करना चाहिए और प्लंग टू क्विकली इनटू डिमांडिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द CRM स्ट्रेटेजी अडॉप्ट बाय बिग बाजार इन इंडिया इज ऑल अबाउट। पहला ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मार्केट प्रोग्राम, दूसरा है क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम, तीसरा है स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप प्रोग्राम, चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप प्रोग्राम। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम। इसको डिटेल में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी मार्केटिंग प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या कस्टमर को कुछ रिवार्ड देते हैं जो रेगुलर परचेज करता है, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर उसको रिवार्ड, जैसे 1000
के परचेज पे आपको इतना का कूपन मिलेगा। इस तरह का बहुत सारा ऑफर आपने देखा होगा बिग बाजार में, विशाल मेगा मार्ट में, इस टाइप में। और दूसरा है क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम। क्लब मेंबरशिप प्रोग्राम क्या है? इसमें क्या है, जो रेगुलर कंज्यूमर होते हैं उनके लिए स्पेशल प्राइस डिसाइड किया जाता है। जो रेगुलर आते हैं वो उनको एक तरह से मेंबरशिप प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, उनके लिए स्पेशल प्राइस होता है और उन्हें थोड़ा डिस्काउंट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसॉप प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड इंटेंसिफाइड कैन बी अचीव्ड थ्रू 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई देम आउट ऑफ द फॉलोइंग। पहला है मार्केट अट्रैक्टिवनेस, मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इसका आंसर देखने से पहले देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स को। ऊपर प्रोडक्ट है और लेफ्ट साइड में मार्केट है। तो एग्जिस्टिंग मार्केट होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, मार्केट पेनेट्रेशन स्ट्रेटेजी हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अगर न्यू प्रोडक्ट होगा और एग्जिस्टिंग मार्केट होगा तो मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी नया प्रोडक्ट हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वैसा स्ट्रेटेजी होगा। अगर न्यू मार्केट होगा, सेम प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, मार्केट डेवलपमेंट होगा, नए एरिया में हम लोग प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। अगर न्यू प्रोडक्ट होगा, न्यू मार्केट भी होगा तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, यानी नए तरीके का प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, यानी मार्केट पेनेट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी अट्रैक्टिवनेस नहीं होगा इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिटेल स्टोर। पहला है कन्वीनियंस स्टोर, ऑनलाइन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, डायरेक्ट सेलिंग स्टोर और सुपर स्टोर। तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वीनियंस स्टोर होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर होगा और सुपर स्टोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोक हैज स्टार्टेड कोक पार्लर द रेड लॉन्ग फॉर टेक क्रेजी एडोलेसेंट कॉल्ड एक्सपीरियंस आउटलेट, व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी कैन दिस बी कॉल्ड। पहला है डिफरेंशिएटिंग द सर्विस यूटिलाइजिंग ब्रांड इमेज, डिफरेंशिएटिंग थ्रू पीपुल, डिफरेंशिएटिंग थ्रू प्रोसेस और डिफरेंशिएटिंग थ्रू फिजिकल एविडेंस। इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग थ्रू फिजिकल एविडेंस। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर एक्टिंग एज ए यूनिफाइड सिस्टम। वन चैनल मेंबर ओन्स द अदर, हैज कॉन्ट्रैक्ट विद देम और वाइल सो मच पावर दे मस्ट कोऑपरेट। नेम द सिस्टम ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दूसरा है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, तीसरा है कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, चौथा है नेशनल मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसे समझते हैं। चैनल दो तरह का होता है, कन्वेंशनल और एक वर्टिकल। कन्वेंशनल में क्या होता है, सब अलग अलग होता है, प्रोड्यूसर अलग, होलसेलर अलग, रिटेलर अलग, कंज्यूमर अलग। जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट आप जो खरीदते हैं वो रिटेलर से खरीदते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूटर कोई और हो सकता है और होलसेलर कोई और हो सकता है। लेकिन वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होता है, सारा होलसेलर रिटेलर सब कंपनी का होता है। जैसे आप लेवाइस के शोरूम में जाते हैं तो सब उसी का होता है, लेवाइस का ही शोरूम होता है, उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने वाला भी लेवाइस कंपनी का ही होता है। रेमंड के शोरूम में आप जाते हैं तो उसी का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सब उसी कंपनी का होता है शोरूम। तो वो ऑन कौन करता है, सेम कंपनी करती है, वही डिसाइड करती है उसमें कौन सा स्टाफ होगा, उसका कौन सा प्रोडक्ट उसमें होगा, सब वही डिसाइड करती है। लेकिन कन्वेंशनल में क्या होता है, सब अपना आज़ाद होता है, होलसेलर रिटेलर सब अपना आज़ाद अपने मन से काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन द इंटरेस्ट रेट ऑन ए 1 year लोन इन 14.5% एंड इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू 6.5% इन इंडिया, व्हाट शुड बी द इंटरेस्ट रेट ऑन ए 1 year मैच्योरिटी लोन इन थाईलैंड व्हेन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट इज 8.5%। इसमें क्या होगा, पहले रियल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो रियल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, जो भी इंटरेस्ट है उसमें से इन्फ्लेशन को माइनस कर देंगे तो वो रियल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो 14.5 में 6.5 को माइनस करेंगे तो 8% जो है 8% इसका रियल इंटरेस्ट हो जाएगा। थाईलैंड में क्या है रेट, क्या है इन्फ्लेशन का 8.5, तो उसका कितना परसेंट हो जाएगा, 16.5% एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या 16.5 नहीं है, 16.65 है, नज़दीक वही है, तो उसको हम लोग, और एनटीए के आंसर के हिसाब से भी यही था तो उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ए राइजिंग इनकम सिनारियो द ऑब्वियस डिसीजन चॉइस ऑफ फर्म हैविंग वेरी लो इनकम इलास्टिसिटी फॉर देयर प्रोडक्ट्स वुड बी सर्च फॉर न्यू मार्केट, प्रोडक्ट इनोवेशन, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन, एक्सपोर्टिंग। इसका आंसर हो जाएगा बी और डी, प्रोडक्ट इनोवेशन और प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है, वन ट्रेट दैट डोमिनेट्स ए पर्सनालिटी सो मच दैट इट इन्फ्लुएंस नियरली एवरीथिंग ए पर्सन डज इन ए
पहला ऑप्शन है ग्लोबल टेट, स्पेसिफिक टेट, कार्डिनल टेट और सेंट्रल टेट। ये टेट थ्योरी से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा कार्डिनल टेट। अब इसको डिटेल में देखते हैं। गॉर्डन अल्पोर्ट ने इसको थ्योरी को दिया था, टेट थ्योरी को। तो उसमें 3 तरह के टेट हैं, एक कार्डिनल टेट है, एक सेंट्रल टेट है और एक सेकेंडरी टेट है। तो कार्डिनल टेट क्या है? कोई एक ऐसा टेट जिसके वजह से इंसान को जाना जाता हो, जैसे नन वायलेंस था। नन वायलेंस की वजह से महात्मा गांधी को जाना जाता था, उनका वो टेट था, वो नन वायलेंस पसंद करते थे, वायलेंस को पसंद नहीं करते थे। हिटलर क्या था? वो हेटर्ड था, वो वायलेंस को पसंद करता था, तो उसका मेन टेट क्या होगा हिटलर का? वायलेंस हो गया। दूसरा है सेंट्रल टेट। सेंट्रल टेट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक डेट फ्रॉम द बेसिक फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी। जैसे कोई बंदा इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है या फुलिश है, बेवकूफ़ है, तो वो सेंट्रल टेट इसका हो जाता है, जिसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक लोग डिसाइड करते हैं। सेकेंडरी टेट क्या है? सेकेंडरी टेट क्या है? जब किसी सिचुएशन में अपीयर होता है, जैसे किसी सिचुएशन में लोग गुस्सा हो जाते हैं तो उनका टेट हो जाता है, या कभी टेंशन में ले लेते हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, हमेशा उसका होता नहीं है, तो सेकेंडरी टेट हो गया। ये 3 तरह का टेट इन्होंने दिया था गॉर्डन अल्पोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेलिंग इन इंडिया इज। पहला ऑप्शन है कैप्ड टू 49% एंड हैड टू अप्रोच द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन फॉर परमिशन। दूसरा है कैप्ड टू 51% बट नॉट अंडर ऑटोमेटिक रूट इन इंडिया। तीसरा है कैप्ड टू 51% बट अंडर ऑटोमेटिक रूट। और चौथा है कैप्ड टू 51% बट अंडर ऑटोमेटिक रूट विथ फ्यू स्ट्रिंग अटैच्ड। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सेगमेंटेशन वेरिएबल यूज टू सेगमेंट द मार्केट फॉर टूथपेस्ट। डेमोग्राफिक में क्या होता है? डेमोग्राफिक में हम एज को देखते हैं, नाम, एज, ऑक्यूपेशन देखते हैं। साइकोलॉजिकल में क्या होता है? उसका सोचने का तरीका देखते हैं। बिहेवियरल सेगमेंट में क्या होता है? इसमें हम हैबिट देखते हैं। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, टूथपेस्ट का बिहेवियर सेगमेंट में आता है। जोग्राफिकल में क्या आता है? उसको जगह के हिसाब से देखते हैं, किस एरिया में रहता है, किस कंट्री में, उसका कल्चर क्या है, उस हिसाब से जोग्राफिकल सेगमेंटेशन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन चूजिंग द टारगेट मार्केट इन सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। जब भी हम टारगेट मार्केट सेलेक्ट करते हैं उसका स्टेप क्या है, तो उसको सेलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा पहले, यानी सी क्या करता है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट, यानी सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, लुक एट इच सेगमेंट एज ए डिस्टिंक्ट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, ग्रैब्स व्हाट मेक्स एज सेगमेंट यूनिक। यानी सेगमेंट को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद जो है उसको मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं, किसमें कितना अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। उसके बाद क्या करते हैं? हर सेगमेंट का कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान देते हैं, उसका क्या ज़रूरत है, उसका क्या बेनिफिट है और उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? लुक फॉर सेगमेंट विच आर रिलेटिवली लेस सेटिस्फाइड, यानी जो भी सेगमेंट हम लोग लिस्ट बनाते हैं उसमें देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट जो अभी तक मार्केट में ज़्यादा आया नहीं है, यानी पब्लिक को ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर पाया है, या कुछ है भी तो वैसा क्वालिटी दे नहीं पा रहा है, तो उस सेगमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इवेल्युएट वेदर द सेगमेंट मीट्स ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ इफेक्टिव सेगमेंट। उसके बाद क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं कि ये जो सेगमेंट हमने सेलेक्ट किया वो सारी नीड को फुलफिल करती है या नहीं। लास्ट में क्या करते हैं? फाइनली सेलेक्ट द बेस्ट सेगमेंट। लास्ट में हम लोग बेस्ट सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप टास्क परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंडिंग स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन है क्लैरिफाई और मिसअंडरस्टैंडिंग, दूसरा टर्मिनेशन ऑफ टास्क, तीसरा हाईली प्रोडक्टिव, चौथा है वर्क आउटपुट इज लो, फोकस ऑन डिफाइनिंग द गोल्स एंड द टास्क, इशू आर रिजॉल्व, ग्रुप नॉर्म डेवलप। इसका जो आंसर हो जाएगा DAECB, यानी पहले वर्क आउटपुट इज लो, फोकस ऑन डिफाइनिंग द गोल एंड टास्क, उसके बाद क्या आएगा? क्लैरिफाई ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग, उसके बाद क्या आएगा? इशू आर रिजॉल्व, ग्रुप नॉर्म डेवलप, उसके बाद हाईली प्रोडक्टिव, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ टास्क। आज का आखिरी क्वेश्चन है अंडर द सिक इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट 1985 ए सिक इंडस्ट्रियल कंपनी मीन्स being a company registered for not less than 10 years which has at the end of any financial year accumulated loss equal to 50% of its net worth। दूसरा ऑप्शन है being a company registered for not less than 5 years which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth। तीसरा ऑप्शन है being a company which has accumulated loss equal to its entire net worth। चौथा है being a company which immediately after start has accumulated loss which it up to 50% of its net worth।
इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, बीइंग ए कंपनी रजिस्टर्ड फॉर नॉट लेस देन 5 years विच हैज एट द एंड ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर एक्यूमुलेटेड लॉस इक्वल टू और एक्सीडिंग इट्स इंटायर नेटवर्थ। अगला क्वेश्चन है, डिमॉन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड यूज किसको ट्रेन करने के लिए किया जाता है? वर्कर को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डैट कैप्चर एंड रिकॉर्ड फंडामेंटल बिजनेस इवेंट। पहला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, चौथा एक्सपर्ट सिस्टम। तो देखिए कैप्चर क्या कर रहा है, फंडामेंटल बिजनेस इवेंट को, यानी बिजनेस इवेंट का क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसको डिटेल में देखते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, जो असिस्ट करता है किसको, सीनियर एग्जीक्यूटिव इन द डिसीजन मेकिंग, यानी जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का उसके लिए ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है और बहुत सारा डेटा का यूज करके एक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एक्सपर्ट सिस्टम, जो ह्यूमन की तरह काम करता है। जैसे एप्पल फ़ोन में सिरी है, जैसे गूगल का है, और ये एलेक्सा है, जिसको आप जो बोलेंगे वो एक ह्यूमन माइंड की तरह आपको एनालाइज करके बताता है। अगला क्वेश्चन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट परफॉर्म सेवरल टास्क एंड ब्रिंग सेवरल बेनिफिट्स, आइडेंटिफाई देम आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है ऑल, यानी ये सपोर्ट क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग टू एग्जिस्टिंग कंज्यूमर, यानी सीआरएम क्या करता है, सपोर्ट करता है क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग टू एग्जिस्टिंग कस्टमर। मैनेज कस्टमर इंटरेक्शन एंड कस्टमर सर्विस, सर्व्स एज ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हेल्प कन्वर्ट बायर इनटू प्रॉफिटेबल कस्टमर। ये सब क्या है, सीआरएम का काम है ये। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, बाली पैकेज, दोहा डिक्लेरेशन, उरुग्वे राउंड और बीटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो बीटन वुड कॉन्फ्रेंस क्या था, यहाँ पर डिसाइड हुआ था कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो बनाया गया था, वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी और आईएमएफ, तो कब हुआ था, 1944 में। तो एक ऑप्शन मिलेगा, डी का 1 है, डी का 1 किस में है, तीसरा और चौथा में है। उरुग्वे राउंड कब हुआ था, उरुग्वे राउंड क्या है, गैट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर 1986 है, तो सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। तो सी का 4 डी का 1, यानी अभी भी तीसरा और चौथा ऑप्शन अभी भी मैच कर रहा है। तो आगे देखते हैं, और दोहा डिक्लेरेशन कब हुआ था और बाली डिक्लेरेशन कब हुआ था। तो दोहा डिक्लेरेशन जो हुआ था 2013 में हुआ था, और बाली डिक्लेरेशन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो एज पर द शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल। तो शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल के हिसाब से इसको अरेंज करना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, उसके बाद रैंकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, रैंक करेंगे उसको, उसके बाद एसर्टेनिंग द कट ऑफ पॉइंट और डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट वेटेज, और लास्ट में एलोकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज। अगला है, व्हाट इज ए पैराडाइम। पैराडाइम खासकर रिसर्च में यूज होता है, ये इसका आंसर है तीसरा, एन एग्जाम्पल सर्विंग एज ए मॉडल। अगला क्वेश्चन है, द अप्रोचेज टू मैनेजमेंट थिंकिंग विच वर डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में कौन कौन सा आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट तो आया था और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव आया था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में है, और क्वांटिटेटिव यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर कंटिजेंसी मॉडल जो है वो बाद में आया था, लेटर ऑफ 20th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, इन पोर्टर जेनिक स्ट्रेटेजी मॉडल ए फोकस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व सेलिंग ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सेलिंग टू ए नैरो कस्टमर सेगमेंट, सेलिंग टू ए वन रीजन ओनली, सेलिंग सिंपल प्रोडक्ट एट आर चीप प्रोडक्ट। तो पोर्टर जेनिक मॉडल देखते हैं, यहाँ पे कॉस्ट फोकस में है नैरो और डिफरेंशिएशन फोकस। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ए फोकस स्ट्रेटेजी, तो फोकस में यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन फोकस, यानी नैरो है।
कॉस्ट लीडरशिप में क्या आता है, जो जिसमें हम कोशिश करते हैं कि कॉस्ट प्रोडक्ट का कम हो, जितना भी पॉसिबल हो कॉस्ट कम हो। डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं इसमें कि हमारा प्रोडक्ट थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो क्वालिटी में, और उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट का वो थोड़ा दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट हो। कॉस्ट फोकस में क्या करते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं कॉस्ट पे और पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमें सबसे चीपेस्ट वे में प्रोड्यूस करना। यू टारगेट है निश मार्केट एंड ऑफर द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। डिफरेंशिएशन फोकस, यू टारगेट ए निश मार्केट एंड योर प्रोडक्ट और सर्विस हैज यूनिक फीचर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोजीशन फ्रॉम विच समवन इज अनलाइकली टू मूव ए हायर लेवल ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर गोल, कैरियर पाथ, कैरियर प्रोग्रेशन, कैरियर प्लेट्यू। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका डिटेल यहाँ पे है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है अपना मैक्सिमम प्रमोशन ले चुका होता है, पूरा उसको लास्ट कंपनी का जो आखिरी पोजीशन है जहाँ से प्रमोशन नहीं हो सकता वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद वो प्रमोशन उसको नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके पास वैसा स्किल नहीं है। जैसे अगर मैनेजर बन गया, टेक्निकल मैनेजर है मान लिया, उसको फिनांस में और उससे ऊंचा पोस्ट अगर फिनांस से रिलेटेड है तो वहाँ प्रमोशन नहीं मिल पाएगा उसको, क्योंकि उसका फिनांस का स्किल नहीं है या फिर कोई दूसरा स्किल उसके लिए चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा उसको। तो लास्ट प्रमोशन उसका वहाँ पे लटक जाएगा और एक कैरियर के मतलब स्टॉप पे आ जाएगा वो, कि वहाँ से प्रमोशन उसको नहीं मिल सकता है। कैरियर प्रोग्रेशन क्या है, कंटिन्यू उसका प्रमोशन मिलता जाता है तो उसका कैरियर प्रोग्रेस करता रहता है। कैरियर पाथ क्या, द सिक्वेंशियल एंड प्रोग्रेसिव पाथ और लाइन थ्रू विच वन मूव्स टुवर्ड हिज कैरियर गोल। जो कैरियर पाथ क्या है, जो पाथ पे हम चलकर अपना कैरियर गोल प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे हमारा कैरियर गोल है कि मैनेजर बनना, तो उसी हिसाब से हम मूव करेंगे और प्रमोशन मिलता जाएगा हमें और लास्ट में हम मैनेजर बन जाएंगे। कैरियर गोल क्या है, जब फ्यूचर पोजीशन वन स्ट्राइव टू रीच इन हिज कैरियर, मतलब हम अपने करियर में क्या हासिल करना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, सीईओ बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, ये हमारा करियर गोल होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसका करियर गोल हो गया जो लास्ट में वो अचीव करना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एसर्शन और रीजन है। एट सम पॉइंट प्रोडक्ट सेल ग्रोथ विल स्लो डाउन एंड इट विल इंटर द मैच्योरिटी स्टेज। द मैच्योरिटी स्टेज नॉर्मली लास्ट लॉन्गर देन द प्रीवियस स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड इट पोजेज स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस टू मार्केटिंग मैनेजमेंट। रीजन क्या है, स्लो डाउन इन सेल ग्रोथ इन ड्यू टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट बाय मोस्ट पोटेंशियल बायर। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एंट्री ऑफ competing firm in the market and प्राइस competition स्टेफनिंग। ये क्या बोलता है सर्सन कि एक पॉइंट पे ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाता है कोई प्रोडक्ट का, और इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है कि रीज़न बताया जा रहा है कि ये इसलिए स्लो होता है क्योंकि जो भी मैक्सिमम कंज्यूमर है उसे यूज करने वाला सब लोग तो खरीद चुके हैं, तो नया कंज्यूमर आएगा कहाँ से कि ग्रोथ होगा। तो रीज़न क्या है वो सही है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, जैसे फ़ोन ही लॉन्च हुआ तो सारे लोग अगर फ़ोन खरीद लेंगे तो नए लोग कहाँ से आएंगे कि जो फ़ोन खरीदेंगे, तो सेल्स ग्रोथ स्लो हो जाएगा। और दूसरा रीज़न क्या बताया जा रहा है, कंपीटिंग फर्म, यानी दूसरी कंपनी भी एंट्री ले लेती है तो वो कुछ कंज्यूमर को वो ले लेती है, तो इसलिए सेल्स ग्रोथ कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो यहाँ पर 4 लाइफ साइकिल स्टेज है प्रोडक्ट का, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जब नया नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सेल्स लो होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि नया नया कंपनी लॉन्च होती है, प्रमोशन में ज़्यादा खर्च होता है। उसके बाद नया जो इनोवेटिव कंज्यूमर होता है, जो नया नया प्रोडक्ट यूज करना चाहता है वही ये प्रोडक्ट खरीदता है। उसके बाद ग्रोथ जब होती है तो ग्रोथ में क्या होता है, उसका था कॉस्ट कम होता है, प्रमोशन भी और राइज होता है और नया नया कंपटीटर भी आता है, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट का जो है सेल बढ़ता रहता है। मैच्योरिटी में आके रुक जाता है, या मतलब सारे जो भी कंज्यूमर है उसके खरीद लेते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है और एक स्टेबल हो जाता है, सेल रेगुलर उतना ही रहता है। डिक्लाइन में क्या होता है, धीरे धीरे प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाता है, उसके टक्कर में दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है। जैसे आपने देखा जब जियो आया तो सारे प्रोडक्ट डिक्लाइन में चले गए, दूसरे प्रोडक्ट जैसे आइडिया, वोडाफोन, दूसरे और भी बड़ी कंपनी बंद भी हो गई बहुत सारी, जिसको दूसरे कंपनी ने खरीद लिया। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से। लेबर वेलफेयर इज ए डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल, मेंटल एंड मोरल एंड इमोशनल हेल्थ और वेलबींग। दूसरा है, इन प्लानिंग फॉर वेलफेयर एन इंडिविजुअल एलोन शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वेलफेयर वर्क डिफर ओवर टाइम एंड प्लेस। तो इसका देखते हैं,
लेबर वेलफेयर इज ए डिजायरेबल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल मेंटल मोरल, यानी सारा कुछ है इसमें, यानी इसका टोटल कॉन्सेप्ट होगा इसका ए का 4। दूसरा, इन प्लानिंग फॉर वेलफेयर द इंडिविजुअल एलोन शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो इसमें क्या होगा, बी का सोशल कॉन्सेप्ट होगा, यानी इंडिविजुअल एलोन शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, यानी इंडिविजुअल को एलोन कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी एज ए ग्रुप कंसिडर किया जाएगा। जहाँ पर ग्रुप आ गया वो सोशल, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगाने पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। वेलफेयर वर्क डिफर ओवर टाइम एंड प्लेस, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। वेलफेयर कैनॉट लिस्ट मिनिमम डिजायरेबल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकली एंड सोशली डिटरमाइंड, ये हो गया पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओलिगोपोली फॉर्म आर्किटेक्चुरल फ्रेमवर्क इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो पहला ऑप्शन है द कार्नोट मॉडल, दूसरा है स्टैकबर्ग मॉडल, तीसरा है द बर्टनार्ड मॉडल और चौथा है द किंग डिमांड मॉडल। इसका आंसर जो होगा स्टैकलबर्ग मॉडल होगा, और इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। The Carnot model is economic model used to describe an industry structure in which company compete on the amount of output they will produce। यानी इस मॉडल में कहा गया है कि जो अमाउंट जो प्रोड्यूस करते हैं उस बेस पे ये कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। जैसे कोई कंपनी इतना यूनिट अमाउंट प्रोड्यूस की तो दूसरी कंपनी भी कोशिश करेगी कि हम भी इतना यूनिट अमाउंट प्रोड्यूस करें। एक ही टाइम में दोनों डिसाइड करती है कि हम ये अमाउंट प्रोड्यूस करेंगे और हम वो अमाउंट, यानी सिमिलर टाइम यहाँ पर आएगा। और क्वांटिटी पे, यहाँ पे दो कीवर्ड याद रखना कार्नोट मॉडल में कि क्वांटिटी पे यहाँ पे कंपटीशन है क्वांटिटी पे, और सिमिलर टाइम में डिसाइड होता है इंडिपेंडेंटली। अगला स्टेकलबर्ग मॉडल, इसमें क्या है कि पहले एक फॉर्म जब अपना प्राइस डिसाइड करती है, उसके बाद उसको देखकर दूसरे फॉर्म उसी हिसाब से अपना प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड करती है प्रोडक्शन क्या होगा। लेट अस एज्यूम ए मार्केट विद 3 प्लेयर, यानी ए बी और सी है। इफ ए इज द डोमिनेंट फोर्स देन इट विल सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट, यानी ए अगर बड़ी कंपनी है, लीडर है, तो वो पहले वो प्राइस अपना सेट कर लेगी। फॉर्म बी एंड सी विल फॉलो द प्राइस। अब फॉर्म बी और सी उसी प्राइस के हिसाब से फॉलो करेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा प्राइस रखेगी तो उसका कंपटीशन में उसको नुकसान होगा, तो उसी हिसाब से प्राइस रखेगी और उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन को एनालाइज करेगी कि ताकि उसको प्रॉफिट भी उसमें मिल जाए। बर्ट्रांड कंपटीशन है, इसका क्या कीवर्ड है कि ये प्राइस पे compete करती है एक दूसरे से और सेम टाइम में प्राइस सेट करती है। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर जिसका लोएस्ट प्राइस होगा उसका प्रोडक्ट खरीदना चाहेगी। अब किंग डिमांड कर्व है, पॉल सूजी ने दिया था 1939 में। इसमें क्या है कि इसमें सूजी ने बताया कि ये प्राइस रिजिड रहता है, प्राइस अगर मार्केट में सेट हो गया तो प्राइस उतना ही बना रहता है मैक्सिमम टाइम तक। इसमें क्या है, प्राइस रिजिड होता है, जल्दी चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर एक फर्म अगर प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी फर्म तो बढ़ाएगी नहीं ओलिगोपोली में, क्योंकि अगर दूसरी फर्म नहीं बढ़ाती तो उसको उसका फ़ायदा मिल जाता है, जो फर्म प्राइस बढ़ाएगा उसको नुकसान हो जाएगा। अगर लेकिन दूसरा फर्म अगर प्राइस घटाता तो दूसरा फर्म देख के प्राइस घटा लेगा, यानी अगर एक फर्म ए प्राइस बढ़ाया तो फर्म बी प्राइस नहीं बढ़ाएगा, इससे फर्म ए को नुकसान हो जाएगा। लेकिन फर्म ए सोचेगा कि हम प्राइस घटा लें तो फर्म बी भी देखा देखी प्राइस घटा लेगा, इसलिए क्या होता है प्राइस जल्दी चेंज नहीं होता है। यही है किंग डिमांड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी और रिटेचमेंट स्ट्रेटेजी और स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या कहती है, कॉर्पोरेट क्या है, पेरेंटिंग है। वो एक बड़ा कॉरपोरेशन होता है, जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कंपनी है, तो उसको पेरेंटिंग करता है, सारे कंपनी को देखता है वो कैसे कंपनी चल रही है, सही से डील हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी उसका प्रोसेस है वो करता है। दूसरा है डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में क्या है, ग्रोथ देखता है कि एक डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है या नहीं। तीसरा है रिटेंचमेंट स्ट्रेटेजी, ये टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी है। रिटेंचमेंट में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ को कम करते हैं, टर्न अराउंड में क्या होता है कोई डिसीजन ले लिए या कोई प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है तो उसको हटा देते हैं, कोई प्रोजेक्ट कट कर देते हैं, वो टर्न अराउंड यानी बैक आ जाते हैं। स्टेबिलिटी में क्या होता है,
पाउज प्रोसीड विथ कॉजन स्ट्रेटेजी। स्टेबिलिटी क्या सेम रहता है, जैसे चल रहा है कंपनी को चलने देते हैं, ना ही ग्रोथ होता है ना ही डाउनवर्ड होता है, कभी रुकते हैं कभी चलते हैं। यानी यहाँ क्या दिया, पाउज एंड प्रोसीड विथ कॉजन स्ट्रेटेजी, यानी ध्यान से कभी किसी प्रोजेक्ट में रुकते हैं फिर कभी स्टार्ट करते हैं, यानी स्टेबल बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फॉलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट। इसमें क्या है, पहला प्रोसेस लेआउट है, फिक्स्ड लेआउट है, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, प्रोडक्ट फोकस लेआउट एंड सेल्युलर लेआउट। आंसर होगा प्रोडक्ट फोकस लेआउट। प्लांट लेआउट डिजाइन कितने तरीके का होता है, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, सेल्युलर मैन्युफैक्चर लेआउट, हाइब्रिड लेआउट एंड फिक्स पोजीशन लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, सिमिलर रिसोर्स को ग्रुप करते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, डिजाइन टू प्रोडक्ट और स्पेसिफिक प्रोडक्ट और स्मॉल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इफेंशन, डिफरेंट रिसोर्स को लाकर एक जगह उसको सेट करते हैं, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हाइब्रिड क्या, दोनों को कंबाइन करते हैं। फिक्स लेआउट का, प्रोडक्ट इज टू लार्ज टू मूव, यानी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको फिक्स लेआउट कर देते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन है वो फिक्स है, उसको लेआउट नहीं कर सकते हैं प्रोसेस या प्रोडक्ट, वो एक जगह फिक्स है, या एरोप्लेन बन रहा है या कुछ भी। इस सब फुल डिटेल यहाँ पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन इन्वेस्टर प्रेफर करेंट कैश फ्लो ओवर द फ्यूचर कैश फ्लो, इन्फ्लेशन एंड वैल्यू वेरिएशन, रिस्क एवर्जन और अवॉइडेंस। और अगला है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रिटर्न जनरेशन एंड वैल्यू प्रोटेक्शन, और रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस। तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन एंड वैल्यू इरोजन, यानी इन्फ्लेशन क्या है, फ्यूचर में वो पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन्वेस्टर प्रेफर करेंट कैश फ्लो, यानी वो चाहता है कि फ्यूचर कैश फ्लो जो उसको मिलने वाला है वो अभी मिल जाए। तो क्यों लेगा, क्योंकि फ्यूचर में इन्फ्लेशन होगा, अगर मान लिया 8% इन्फ्लेशन है फ्यूचर में एक साल में, तो एक साल के बाद उसके पैसे का वैल्यू 8% कम हो जाएगा। दूसरा क्या, ये भी ऑप्शन में होगा। दूसरा रिस्क एवर्जन एंड अवॉइडेंस, यानी रिस्क लेना नहीं चाहता, एक साल के बाद क्या होगा किसको क्या पता। तीसरा लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी अभी उसको कैश मिल जाएगा तो उसके पास एक लिक्विड आ जाएगा, वो उसको यूज कर सकता है। अगला है रिटर्न जनरेशन एंड वैल्यू प्रोटेक्शन, यानी वैल्यू प्रोटेक्ट हो रहा है उसका फ्यूचर से। रिस्क एपेटाइट एंड टॉलरेंस, ये क्या है, ये रिस्क एपेटाइट का क्या मतलब है, रिस्क लेने वाला। तो यहाँ ये ऑप्शन में नहीं होगा, यानी ई ऑप्शन में नहीं होगा, और ABCD आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी एंड इनकम स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा इंक्लूड होता है, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सब होगा। इक्विटी भी होगा, कैश फ्लो होगा, बैलेंस शीट होगा और इनकम स्टेटमेंट होगा। व्हाट इज नॉट एन एजम्पशन अंडरपिनिंग इन द रेशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल। रेशनल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, रेशनल में क्या होता है, हम लोग कुछ भी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो होगा नहीं। एन एग्रीड गोल होगा, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगा, और उसको हाई लेवल ऑफ सर्टेनिटी रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट। तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जब होगा तो रेशनल डिसीजन हम लोग कैसे ले पाएंगे, तो इसका ऑप्शन यही होगा पहला। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकली अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी टू क्रिएट द आर्किटेक्चर ऑफ द आइडियल मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म। तो इसका आंसर होगा CEPAD तीसरा, यानी कंसंट्रेट ऑन कोर कॉम्पिटेंसी एंड आउटसोर्स और ऑल अदर ऑपरेशंस। उसके बाद E होगा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटेट क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड आइडिया। B होगा ऑपरेट एक्सट्रीमली एफिशिएंट फैक्ट्रीज एंड प्लांट। उसके बाद होगा सीमलेसली इंटीग्रेट द फिजिकल एंड द वर्चुअल रिसोर्स। उसके बाद D होगा रियल टाइम इंटरप्राइज टू रिस्पॉन्ड इंस्टेंशियली टू चेंज इन इट्स बिजनेस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ ए फर्म सिक्योरिटी एंड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इट्स फिजिकल एसेट। पहला है टॉबिन्स क्यू रेशियो, रेसिडुअल एनालिसिस, रिटेंशन रेशियो, बुक टू प्राइस रेशियो। इसका आंसर होगा टॉबिन क्यू रेशियो। टॉबिन क्यू रेशियो के बारे में देखते हैं। एंड क्यू रेशियो क्या देखता है, ये मार्केट वैल्यू का वैल्यू ओवर है या अंडर वैल्यूड है। क्यू रेशियो वाज पॉपुलराइज्ड बाय नोबेल लॉरियट जेम्स टॉबिन, इन्वेंटेड 1966। द सिंप्लीफाइड की रेशियो इज इक्वली मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी बुक वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू को डिवाइड करते हैं बुक वैल्यू से, तब पता चलता है ये
कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। टॉबिन्स क्यू इक्वल टू इक्विटी बुक वैल्यू बाय इक्विटी मार्केट वैल्यू। अब रिटेंशन रेशियो क्या है? रिटेंशन रेशियो हम लोग पढ़े हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि जो अमाउंट जो है प्रॉफिट हम लोग का होता है वो रिटेंशन कर लेते हैं, जो कंपनी अपने इन्वेस्ट कर लेती है सेम, वो डिविडेंड के तौर पे नहीं देती है इन्वेस्टर्स को, तो उसको रिटेंशन बोलते हैं। और प्राइस टू बुक रेशियो क्या है? फाइनेंशियल रेशियो दैट यूज टू कंपेयर मार्केट वैल्यू टू स्टॉक टू ए बुक वैल्यू। रेसिडुअल एनालिसिस क्या? रेसिडुअल्स आर डिफरेंस बिटवीन द वन स्टेप प्रिडिक्टेड आउटपुट फ्रॉम द मॉडल एंड द मेजर्ड आउटपुट फ्रॉम द validation data set. The residual represent the portion of the validation data not explained by the model. अगला क्वेश्चन है, एज ए रेगुलेटरी नॉर्म इन इंडिया ए लिस्टेड कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्वार्टरली रिजल्ट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी एक लिस्टेड कंपनी जो है इंडिया में, उसको अपना रिजल्ट जो है क्वार्टरली रिजल्ट कितने दिन के अंदर देना होगा? 45 डेज के अंदर। क्वार्टर का पूछा जाएगा तो 45 डेज बोलेंगे, और एनुअली का पूछा जाएगा तो 60 डेज। यहाँ पर उसका पूरा दिया हुआ लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट एंटरप्रेन्योरशिप इज ए मदर ऑफ फॉरसाइट एंड विलिंगनेस टू एज्यूम रिस्क इज अंडरटेकिंग पर्टिकुलरली ए न्यू वन। ये किसके द्वारा बोला गया है? रिचार्ड कैंटिलोन और विलियम डायमंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये पीस ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन टू स्टिमुलेट द वे दैट ह्यूमन ब्रेन एनालाइज एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इट इज द फाउंडेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम दैट वुड प्रूव इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट बाय ह्यूमन और स्टैटिस्टिक स्टैंडर्ड। ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है? ये ह्यूरिस्टिक टेक्निक क्या है? इसको ह्यूरिस्टिक टेक्निक को रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं। एनी अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट यूज ए प्रैक्टिकल मेथड एंड वेरियस शॉर्टकट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं रूल ऑफ थंब। फूजी मॉडल क्या है? फूजी मॉडल सेट और मैथमेटिकल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग वॉगनेस एंड इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। दिस मॉडल हैव द कैपेसिटी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, representing, manipulating and interpreting and utilizing data information that work and lack certainty. Fuzzy logic has been applied to many fields, from control theory to artificial intelligence. जेनेटिक एल्गोरिथम क्या है? ये जेनेटिक एल्गोरिथम ये बायोलॉजिकल से रिलेटेड है। ये सर्च बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक एंड नेचुरल साइंस। इट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू द फाइंड ऑप्टिमल एंड नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम which otherwise would take lifetime to solve. अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए सी और ई। ए सी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फूजी मॉडल एंड जेनेटिक एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, कोटा सैम्पलिंग इज नॉन रैंडम मेथड ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। कोटा सैम्पलिंग क्या? नॉन रैंडम है, सही बात है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द estimate is inversely proportional to the square root of the sample size। तो ये सही है या गलत है? ये सही है। यहाँ सैम्पलिंग मेथड देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है? सिंपल रैंडम, जिसमें नॉर्मली लॉटरी मेथड से रैंडमली सैंपल को लेते हैं, और सिस्टमेटिक क्या सिस्टम बना देते हैं। हर दूसरा सैंपल या हर तीसरा सैंपल को उठाएंगे, हर चौथा पांचवा रिस्पोंडेंट को उठाएंगे, उसको सैम्पलिंग में शामिल करेंगे। स्ट्रेटिफाइड क्या है? स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि अलग अलग ग्रुप सेम चीज़ का अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। जैसे होमोजीनियस का, जैसे एक ऐसा सैम्पलिंग बना रहे हैं हम जिसमें बच्चे भी चाहिए, बूढ़े भी चाहिए, औरत भी होनी चाहिए और मर्द भी होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि बच्चों का अलग बना लेते हैं ग्रुप, मर्द का अलग बना लेते हैं और औरत का अलग बना लेते हैं, बूढ़ों का अलग बना लेते हैं। सब में से रैंडमली पिक कर लेते हैं। इससे क्या होगा? हमारे सैम्पलिंग में सारे रिस्पोंडेंट मिक्स आ जाएंगे। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर ये होता है कि हम एक क्लस्टर, जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उसमें क्लस्टर बना लेते हैं। एक जैसे 5 ग्रुप बना लिए, उसमें से कोई एक ग्रुप रैंडमली चूज कर लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस होता है। कन्वीनियंस मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने आसानी के हिसाब से सैंपल हम चूज कर लेते हैं। जैसे कहीं से सैंपल चूज करना है हमें, तो अगर हमें कहीं जाना है, मान लिया हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमें कोलकाता जाना, तो हम क्या करें? अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दिल्ली में ही चूज कर लेंगे।
कोटा सैम्पलिंग क्या है, कोटा सेट हो जाता है कि अगर 100 का सैम्पलिंग है तो 10 जो है फिक्स होनी चाहिए, औरत होनी चाहिए उसमें, या फिर गर्ल्स होनी चाहिए, छोटे बच्चे होने चाहिए, वो फिक्स कोटा दे दिया जाता है उसमें, या 10 स्टूडेंट ही होनी चाहिए, जैसे रिजर्वेशन होता है वैसा ही समझिए इसको। जजमेंट है, जजमेंट हम कर लेते हैं, नहीं ये सैंपल हमारे लिए सही होगा, ये सैंपल हमारे लिए सही नहीं होगा। स्नो बॉल है, हमें पता नहीं चलता, किसी एक बंदे का हम लोग सर्वे करते हैं और उसी से फिर पूछ लेते हैं कि ऐसा बंदा और कौन कौन है, तो वो स्नोबॉल हो गया। स्टैंडर्ड एरर क्या है, स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिकल मीन, यानी स्टैटिकल मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं। इसका यूज कहाँ होता है, एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करने में होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन रिप्रेजेंट बाय ग्रीक लेटर सिग्मा, ये सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अवार्ड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड नॉट एन आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A, फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड नॉट फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 10A। इसका आंसर क्या है, ए और सी, इंटरिम डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कोड। अगला क्वेश्चन है द बैलेंस स्कोर कार्ड डेवलप बाय कैपलन एंड नॉर्थन कंटेन 4 डायमेंशन, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डायमेंशन। तो इसमें क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या था, 4 डायमेंशन, फाइनेंस, कस्टमर, लर्निंग ऑफ ग्रोथ और प्रोसेस, और हाउ डू कस्टमर सी अस, यानी कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, कस्टमर कैसे हमें देखता है, क्या एक्सपेक्ट करता है। वाट मस्ट वी एक्सेल, यानी इंटरनल पर्सपेक्टिव, हमें क्या चीज़ सुधारना चाहिए। कैन वी कंटिन्यू द इम्प्रूव एंड क्रिएट वैल्यू, इनोवेशन और लर्निंग, यानी हम सीखना है होगा बाहर के फीडबैक से, कस्टमर के फीडबैक से कि क्या मुझे इम्प्रूव करना होगा। हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर, यानी ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है, यानी हमें इन्वेस्टर के बारे में भी सोचना होगा, तब जाके पूरा बैलेंस आएगा। इसका आंसर हो जाए कस्टमर सर्विस, इसमें कस्टमर सर्विस है। अब ये हमें कुछ पैसेज दिया हुआ है, पैसेज के हिसाब से हमें आंसर करना है। यहाँ पर पैसेज है, मिस्टर मोहन एन MBA विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स ज्वाइन ए कंपनी XYZ इनटू द बिजनेस ऑफ गारमेंट इन दिल्ली, यानी मिस्टर मोहन जो है गारमेंट बिजनेस में यहाँ पे ज्वाइन करते हैं कंपनी में जो गारमेंट बिजनेस करता है, जो MBA हैं HR से। बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी XYZ ही हैड प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर 5 years, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था। ही हैज वर्कड इन द एरिया ऑफ कंपनसेशन ऑफ डीलिंग विद वर्कर एंड एम्प्लॉय इन द कंपनी XYZ। मिस्टर मोहन वाज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ डीलिंग विद बोथ वर्कर एंड एग्जीक्यूटिव एंड लुक टुवार्ड देयर कंपनसेशन एंड रेम्यूनरेशन। पहले के कंपनी में क्या था, वो वर्कर और एम्प्लॉय को डील करते थे, और इस कंपनी में उनको एग्जीक्यूटिव से भी डील करना है, एम्प्लॉय से भी, वर्कर से भी, और कंपनसेशन और रेम्यूनरेशन को भी देखना है। मिस्टर मोहन हैज़ टू बी एब्रिस्ड विद द लेटेस्ट रूल्स ऑफ compensation both in theory and prescribed by government of Delhi. The company XYZ believed in both type of benefit to be given to their employee, both worker and executive, फ्रिंज बेनिफिट एंड नॉन फ्रिंज बेनिफिट, यानी कंपनी चाहती है कि फ्रिंज बेनिफिट भी दे एम्प्लॉय को, नॉन फ्रिंज बेनिफिट भी दे। फॉर एग्जीक्यूटिव द कंपनी XYZ बिलीव इन इक्विटी बोथ विद इन द कंपनी एंड आउटसाइड ऑल्सो। ऑल पॉलिसीज of the company XYZ relating to the compensation management were told to Mr. Mohan and he has to follow them objectively, यानी मिस्टर मोहन को सारे रूल समझा दिए गए हैं, उनको ऑब्जेक्टिवली फॉलो करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पैसेज का, एग्जीक्यूटिव आस्क द कंपनी XYZ टू गिव देम प्रीरिक्विसाइट एंड मिस्टर मोहन हैज़ टू डिसाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग विच द प्रीरिक्विसाइट। इसमें ग्रुप इंश्योरेंस है, मेडिकल अलायंस है, क्लब मेंबरशिप है और प्रोविडेंट फंड है। इसमें प्रीरिक्विसाइट क्या है, क्लब मेंबरशिप है। देखते हैं प्रीरिक्विसाइट क्या होता है। ये फ्रिंज बेनिफिट और प्रीरिक्विसाइट में डिफरेंस यहाँ पर है। फ्रिंज बेनिफिट इंक्लूड सच बेनिफिट विच आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय आइदर हैविंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, पेंशन और अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट लाइक मेडिकल बेनिफिट, एक्सीडेंट रिलीफ, हेल्थ एंड लाइफ। प्रीरिक्विसाइट क्या है, दीज आर नॉर्मली प्रोवाइडेड टू मैनेजरियल पर्सनल आइदर टू फैसिलिटेट देयर जॉब परफॉर्मेंस और रिटेन देम ऑर्गेनाइजेशन, यानी जॉब परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए या फिर वो उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करने के लिए इसको प्रीरिक्विसाइट दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है मिस्टर मोहन HR एग्जीक्यूटिव ऑफ XYZ कंपनी हैज़ टू डिजाइन ए कंपनसेशन प्लान दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल, रीजनेबल, वर्केबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, फिजिबल, एक्सेप्टेबल, अंडरस्टैंडेबल, वर्केबल, कंपनसेशन। इसमें क्या होगा, अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, वर्केबल और एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ XYZ कंपनी आस्क मिस्टर मोहन टू आंसर द क्वेश्चन दैट a behavior which has a rewarding experience is likely to be repeated is postulated by behavior theory, reinforcement and expectancy theory, एजेंसी थ्योरी, कॉन्टिजेंसी थ्योरी। तो कॉन्टिजेंसी थ्योरी क्या है? कॉन्टिजेंसी थ्योरी में हम लोग देखते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से काम करते हैं हम लोग, सिचुएशनल थ्योरी भी इसको बोलते हैं, जैसा सिचुएशन वैसा काम। इससे रिलेटेड क्या, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, BF स्किनर ने कहा था जो भी बिहेवियर को हम अवार्ड या पनिश करते हैं, मतलब जो बिहेवियर उसको हम रेगुलर अवार्ड देते हैं तो वो बिहेवियर उसका रेगुलर बिहेवियर बन जाता है, हैबिट हो जाता है। और वो गलत कर रहा है फिर भी उसको अवार्ड देना है या उसको उसका तारीफ कर रहे हैं तो वो उसको अच्छा मानेगा, वो गलत बिहेवियर उसका हैबिट हो जाएगा। और VROM का एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या था कि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ना तो वैसा बिहेवियर होता है। जैसे हम चाहेंगे कि हमें प्रमोशन मिले अच्छे पोस्ट पे कंपनी में, तो बंदा एम्प्लॉय जो है बहुत मेहनत करेगा और प्रमोशन लेने का कोशिश करेगा, और वो सोचेगा कि नहीं मुझे तो कंपनी छोड़ के जाना, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा। तो जैसा उसका एक्सपेक्टेशन होगा काम वैसा होगा। तो इसका आंसर 2 होगा। यहाँ पे VROM एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। अगला क्वेश्चन है इफ यू वर मिस्टर मोहन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेमेंट दैट कंसिस्टेंट फ्रॉम पीरियड टू पीरियड डिस्पाइट द नंबर ऑफ आवर वर्कड। यानी आप सैलरी के अलावा कौन सा पेमेंट रेगुलर होगा? तो यहाँ पर क्या होगा, इंसेंटिव होगा जो रेगुलर आप चाहेंगे। फ्रॉम द नॉलेज एक्वायर्ड बाय मिस्टर मोहन ड्यूरिंग द MBA प्रोग्राम ही हैज टू एक्सप्लेन टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी XYZ that out of the following which of is not a part of remuneration model। तो रिम्यूनरेशन मॉडल क्या है? यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब इवेल्युएशन है, जॉब हायरार्की है, पे सर्वे एंड प्राइसिंग मॉडल। इसमें क्या है, जॉब एनालिसिस नहीं है जॉब रिम्यूनरेशन मॉडल में, तो आंसर उसका हो जाएगा जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या है? पूरे जॉब का एनालिसिस करते हैं हम लोग, इसमें क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कौन से स्किल चाहिए, क्या इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या वर्किंग कंडीशन होगा, पूरा एनालाइज करते हैं जॉब का, उसको प्रोसेस को जॉब एनालिसिस बोलते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? एक स्टेटमेंट है। जब हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं तो एक स्टेटमेंट बनाते हैं कि इसमें कौन कौन सा टास्क एंड ड्यूटी फॉलो करना है या करना है एम्प्लॉय को, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर जॉब, जिसमें आपने देखा होगा जब वैकेंसी निकलती है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है कि बंदा ग्रेजुएट होना चाहिए या +2 होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए। जॉब इवेल्युएशन द प्रोसेस ऑफ एसर्टिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ ए जॉब। जॉब को इवेल्युएट करते हैं कि जॉब कितना वैल्यू रखता है, इसका सैलरी कितना होना चाहिए, इसका तनख्वाह कितना होना चाहिए, इसका इंसेंटिव कितना बनना चाहिए, उसको जॉब इवेल्युएशन बोलते हैं। अगला फिर से पैसेज आ गया है, मार्केटिंग प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कंसिडर्ड एज ए इंटरप्रेन्योरियल एंड स्ट्रेटेजिक फंक्शन ऑफ द बिजनेस। Marketing main function is to meet customer needs at the same time also need to generate profit and build a relationship with the customer। तो मार्केटिंग क्या है, इसको कस्टमर को नीड को फुलफिल करना है और उसी एट द सेम टाइम इट ऑल्सो जनरेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट भी जनरेट करके देना और कस्टमर के नीड भी पूरा हो जाए, यही मार्केटिंग है। और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है। मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एंड लार्जर देन सेलिंग, यानी मार्केटिंग जो है सेलिंग से थोड़ा डिफरेंट है और उससे बहुत बड़ा यह है टॉपिक है ये। मेनी डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग सच एज एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल्स कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैव बीन वर्क ओवर द ईयर। यानी ईयर बाय ईयर डिफरेंट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का आता गया। जैसे एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आप सामान एक्सचेंज करते थे, पैसा नहीं देते थे। जैसे गेहूँ लेना है तो चावल दे दिए, गेहूँ ले लिए। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जितना सामान बनाना है बनाते जाइए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, उसको एडवर्टाइज करना है। सेल्स में सेल्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रोडक्शन कीजिए और उसको किसी तरह सेल कर देना है। एंड मार्केटिंग में क्या है, मार्केटिंग में अभी आपने देखा कि कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना है, कंज्यूमर के नीड को फुलफिल करना है और उससे रिलेशन बनाना है। Concept other than the marketing concept result in marketing myopia, which signify the narrow perception of marketing and a short-sightedness of view of the business।
यानी मार्केटिंग मायोपिया क्या है, हम फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, हम देख नहीं पाते कि हाँ प्रोडक्ट फ्यूचर में चलेगा नहीं चलेगा, किसी एक प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं, उस पर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरा अच्छा यही चलेगा, हम रियल में एनालाइज नहीं करते मार्केट को। which signify a narrow perception of marketing and a short-sighted of view of business. All the concepts invoked turn out to be inadequate to varying the degree. Marketers are unable to secure the needed practical guidance on the core marketing from any of them. None of them is centered on the idea of value delivery, and when value delivery out to take the central stage in marketing, there does a need a more concentrated perspective on marketing. In marketing context, value has certain unique ramification. Benefit translate into value. People do not buy product, they buy value. The value delivery process involves selecting the value to be offered, creating value, and capturing the value back from the market through pricing, enhancing and sustaining the value. And value delivery has be a corporate level concern. अब क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग इज टू जनरेट प्रॉफिट, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर, मीट कंज्यूमर नीड, बिल्ड रिलेशनशिप एंड कंज्यूमर एंड ऑल्सो जनरेट प्रॉफिट। यानी चौथा ऑप्शन सही है, आपने पढ़ा था अभी। नेम द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द वैल्यू टू बी ऑफर्ड, क्रिएटिंग द वैल्यू, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। यानी पूरा वैल्यू हुई क्रिएट करना है, कम्युनिकेट करना, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल प्लेड बाय मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन। मार्केटिंग का क्या रोल है। इट इज कंसिडर्ड एज ए entrepreneurial function of a business. It considered as a strategic function. It considered as entrepreneurial and strategic function. It considered as subordinate and role of business. तो आंसर होगा it considered as a entrepreneurial and strategic function of business. Which one of the following different concept of marketing hold that generating consumer satisfaction is the main task of marketing? तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कौन बोलता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है। मार्केटिंग मायोपिया कॉन्सेप्ट क्या है, ए नैरो परसेप्शन ऑफ मार्केटिंग एंड शॉर्ट साइटेड व्यू ऑफ बिजनेस। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आई एम ओके यू आर ओके, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। वाइडेंट है, बॉसिंग है, कॉम्पिटेंट है, डिफिडेंट है। इसका आंसर होगा दूसरा। इसको डिटेल में देखते हैं। लाइफ पोजीशन है, ये लाइफ पोजीशन है बेसिक बिलीफ अबाउट सेल्फ एंड अदर। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, यही लाइफ पोजीशन है। ये एरिक बर्न ने दिया था, इसका ये मैट्रिक्स है, इसको एक करके पढ़ते हैं। आई एम ओके यू आर ओके मतलब मैं भी ठीक हूँ तुम भी ठीक हो। इट इज़ ए पोटेंशियली ए मेंटली हेल्दी पोजीशन। ये हेल्दी पोजीशन, इफ रियलिस्टिक पीपुल विद दिस पोजीशन अबाउट देम सेल्फ एंड अदर कैन सॉल्व दियर प्रॉब्लम constructively. Their expectation are likely to be valid. They accept the significance of other people. यानी ये दूसरों को भी ठीक मानता है और खुद को भी ठीक मानता है और दूसरे की बातों पर भी फोकस करता है, ध्यान देता है। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, इसमें क्या है, इसमें दूसरे को ब्लेम करता है। आई एम ओके मैं ठीक हूँ तुम गलत हो। जैसे क्रिमिनल लोग ऐसा करते हैं, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, यानी मैं ठीक नहीं हूँ तुम सही हो। इट इज़ ए कॉमन पोजीशन ऑफ पर्सन हु फील पावरलेस एंड वाई दे कंपेयर देमसेल्फ टू अदर। यानी बहुत लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं वो यार उसका सही है मेरा गलत है, या कुछ भी हमेशा दूसरों के हिसाब से खुद को कम आंकते हैं वो। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, यानी मैं भी ठीक नहीं हूँ कोई ठीक नहीं है, ऐसा ही। इट इज़ ए पोजीशन ऑफ दोज हु लूज इंटरेस्ट इन लिविंग हु एग्जिबिट, यानी फर्स्टेड हो चुके हैं ना, खुद में इंटरेस्ट है ना दुनिया में इंटरेस्ट है इनको। अगला क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन, इन्वेस्टर अराउंड द वर्ल्ड आर डिमांडिंग सोशली एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस ऑप्शन इन इक्विटीज, बॉन्ड, ETF और हेज फंड। रीजन इसका है, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट हैव बिकम डिफाइनिंग फैक्टर इन कंपनीज लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट with a significant reallocation of capital as the shortage of clean water and air have become existential question। तो इसका जो आंसर है पहला बोथ सही है और इसका 2 एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। पहला ऑप्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज फुल्ली इंटीग्रेटेड विद द स्ट्रेटेजी एंड द स्ट्रेटेजिक नीड ऑफ द फर्म। Human resource policy cohere both across policy areas and across hierarchies. Human resource practices and adjusted, accepted and used by line manager and employee as a part of their daily work. Human resource architecture is a composed of the system, practice
competency and employee performance behaviors that reflect the development and management of the firm's human resource। का आंसर क्या है? ABCD, यानी सब सही है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन स्कीम अंडर मार्केटिंग प्रमोशन स्कीम टू MSME एंटरप्रेन्योर इज अवेलेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी? इसका A और C सही है, यानी पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर और पार्टिसिपेशन इन बायर सेलर मीट इन फॉरेन कंट्री। अगला क्वेश्चन है द लीनियर रिलेशन बिटवीन द एक्सेस रिटर्न ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज एंड द ओवरऑल मार्केट एट एवरी पॉइंट इन टाइम इज नोन एज कैपिटल मार्केट लाइन, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन, मार्केट स्पेसिफिकेशन बायस। इसका जो आंसर है सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन। अब डिटेल देखते हैं इसका। तो कैपिटल मार्केट लाइन क्या है? रिप्रेजेंट पोर्टफोलियो डैट ऑप्टिमली कंबाइन रिस्क एंड रिटर्न। तो ये रिप्रेजेंट करता है पोर्टफोलियो को जो रिस्क को कंबाइन करता है और रिटर्न, यानी रिस्क और रिटर्न का रिलेशन दिखाता है ये। सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिटर्न एक्सपेक्टेड टू बी प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटी गिवन द अमाउंट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क टेकन इन बाय इट। ये क्या डिटरमाइन करने को यूज होता है? क्या रिटर्न मिलेगा, वो भी सिस्टमैटिक रिस्क को ध्यान में रखते हुए। अब सिक्योरिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन फॉर्म यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस दैट समराइज पर्टिकुलर सिक्योरिटी सिमेट्रिक रिस्क एंड रेट ऑफ रिटर्न। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, यहाँ ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? गैप यहाँ पर दिया हुआ था, यानी गैप और IASB दो डिफरेंट चीज है, यानी दूसरा ऑप्शन इसमें नहीं होगा, बाकी तीसरा तीनों होगा। मार्केटिंग सपोर्ट असिस्टेंट टू MSME फॉर बार कोड अलाउ, इसका क्या होगा? रिएम्बर्समेंट ऑफ 75% ऑफ वन टाइम रिग्रेशन फी एंड 75% ऑफ द एनुअल रिकरिंग फी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर पेड बाय MSME टू GS1 इंडिया फॉर बार कोडिंग। यहाँ पर फी क्या पता टी लिखा गया है, गलती से फी होगा। स्टेटमेंट यहाँ पावर ऑफ द एम्प्लॉय टू रिमूव डिससेटिस्फैक्शन इज लो व्हेन हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। The more the employee believe that the union can obtain positive work aspect, the more instrumental the union is for the employee। तो पहला ऑप्शन क्या है? पावर ऑफ द एम्प्लॉय टू रिमूव डिससेटिस्फैक्शन इज लो व्हेन द पोजीशन इज इम्पोर्टेंट, यानी इंपॉर्टेंट पोजीशन होगा तो पावर उसका ज़्यादा होगा कि डिससेटिस्फैक्शन उसको रिमूव करे। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन सही है, द मोर द एम्प्लॉय बिलीव दैट यूनियन कैन ऑब्टेन पॉजिटिव वर्क एक्सपेक्ट द मोर इंस्ट्रूमेंटल द यूनियन इज फॉर द एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इम्पोर्टेंस। फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम एरिया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक यूनियन, ये है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, या फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन होगा, उसके बाद कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ए होगा फ्री ट्रेड एरिया, बी कस्टम यूनियन, ई कॉमन मार्केट और डी हो जाएगा इकोनॉमिक यूनियन। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर नाम पे ही जाते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है? रेंज क्या है? हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, और कोफिशिएंट निकालने के लिए उसको डिवाइड करते हैं, दोनों को प्लस करके। यहाँ पर चौथा ऑप्शन से होगा 1 का 4, तो H माइनस एल और बाई H प्लस एल, यानी पहला ऑप्शन का 1 का 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? क्वार्टाइल कब कैसे निकालते हैं? Q3 माइनस Q1 करके। तो कोफिशिएंट उसका सेम तरीके से हो जाएगा Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1, बी का 3। सी का क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, यहाँ पर नाम ही लिखा हुआ सामने, वो उससे पता चल गया। डी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो जो बचा लास्ट में वो डी का एक आंसर हो जाएगा। 96 का देखते हैं पर्सनालिटी टेस्ट आर गिवन टू मेजर ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज मोटिवेशन to function in a particular working environment. There are various tests designed to assess a candidate personality. Name the test which measure one's self-sufficiency, neurotic tendencies, sociability, introversion and extraversion, locus of control and self confidence। इसका क्या होगा आंसर?
बर्नार्डी और पर्सनालिटी इन्वेंटरी। तो इसको डिटेल देखते हैं। इसमें क्या है, 125 यस और नो क्वेश्चन दिया रहता है, जिससे उसका पर्सनालिटी चेक किया जाता है कि टेंडेंसी क्या, सेल्फ सफिशिएंसी क्या, इंट्रोवर्जन है कि एक्स्ट्रावर्जन है, सोशियबिलिटी है कि नहीं, कॉन्फिडेंस कितना है, ये चेक करते हैं इसमें। थेमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है, ये एक पिक्चर दे देते हैं, उसमें कहते हैं कि इस पिक्चर में क्या चल रहा है, उसको स्टोरी बनाने के लिए दे देते हैं। थर्स्टन टेम्परामेंट टेस्ट में क्या है, इसका टेम्परामेंट चेक करते हैं। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये क्या है, मोस्ट वाइडली यूज इन रिसर्च क्लिनिक असेसमेंट टूल यूज्ड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टू हेल्प डायग्नोसिस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, यानी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को टेस्ट करते हैं। इसमें 567 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होता है, जो 60 to 90 मिनट लेता है। और दूसरा होता है इसमें 338 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होता है, जो 35 to 50 मिनट लेता है। इससे हम डिसाइड करते हैं उसका मेंटल और डिसऑर्डर का लेवल क्या है, मेंटल और हेल्थ कैसा है उसका। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ वर्क लाइफ इनिशिएटिव। तो डिमागियो एंड पॉवेल ने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, द फंक्शन विच स्टेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द क्वालिटी टू बी आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। कौन सा है, सी और डी, यानी सेकेंड ऑप्शन सही, क्राइटेरियन फंक्शन और सस्टेनेबिलिटी फंक्शन। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द कंबाइंड कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंडक्ट आर एक्सेप्टेबिलिटी, ओपननेस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका जो आंसर की जो आया था, उसमें इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको गलत बोल दिया गया था, सबको मार्क्स दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन्वेस्ट टू ग्रो, मैनेज अर्निंग, प्रोटेक्ट मार्केट, हार्वेस्ट अर्निंग, री इन्वेस्ट एल्सवेयर, टोटल रिवार्ड स्ट्रेटेजी। इसका जो आंसर है, इसका पहले ये देख लीजिए, मैट्रिक्स दिया हुआ है टेबल। इन्वेस्ट टू ग्रो क्या है, स्टिमुलेट एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्ट टू ग्रो यहाँ पे है, एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ चौथा ऑप्शन 1 का 4 सही है। तो 1 का 4 दूसरा ऑप्शन में, यानी तीनों एलिमिनेट हो गया, बाकी कोई ऑप्शन में 1 का 4 नहीं है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और बी में है, मैनेज अर्निंग प्रोटेक्ट मार्केट। मैनेज अर्निंग प्रोटेक्ट मार्केट, रिवार्ड मैनेजरियल स्किल, यहाँ पर देखिए रिवार्ड मैनेजमेंट स्किल। हार्वेस्ट अर्निंग में कौन सा आएगा, रिवार्ड पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रेस ऑन कॉस्ट कंट्रोल, हाँ सी का 2, स्ट्रेस ऑन कॉस्ट कंट्रोल। बाकी जो बचा टोटल रिवार्ड स्ट्रेटेजी, वो हो जाएगा रिवार्ड पर्सनल ग्रोथ। ये सोर्स जो मैंने लिया है, जो भी आपने देखा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने लिया है, वो इस वेबसाइट से सोर्स मैंने लिया है। और बहुत सारे और भी वेबसाइट मैंने यूज किया, जो मैं बाद में कलेक्ट नहीं कर पाया। जो मेन बेसिक जो मैक्सिमम यूज हुआ वेबसाइट है वो ये है। कुछ मैंने नोट्स का भी यूज किया है। और आज के लिए बस इतना ही है। आज मैंने पूरा मैनेजमेंट का आपको जून 2020 का क्वेश्चन मैंने एनालिसिस करके बताया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए, जो कि फ्री है PDF, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका PDF चाहिए। अगर अच्छे खासे कमेंट आ गए तो मैं यहाँ पर डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं फॉलो करके। तो वहाँ पे आप हमारे अपना ईमेल ID प्रोवाइड करेंगे तो मैं आपको वहाँ पे इसका PDF भेज दूंगा। तो आप अगर PDF चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं या फेसबुक पे कहीं पर भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।